ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1351। डॉन वापस आ गया है। कुछ लंबे क्षणों और डॉन के चेहरे के अचानक प्रकट होने और गायब होने के बाद भंवर ने उसे बाहर निकाल दिया। आखिरकार माइकल ने अचानक चक्कर आने की लहर के खिलाफ खुद को संभालते हुए बड़बड़ाया। उसकी इंद्रियां अचानक परिवर्तन से लड़खड़ा रही थीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो ऑब्सीडियन पैलेस का मंद दमनकारी वातावरण गायब हो गया था। उसकी जगह खैर कुछ और ही था। वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, एक विशाल साम्राज्य को देख रहा था जिसे केवल जादुई के रूप में वर्णित किया जा सकता था। सूरज माइकल द्वारा देखे गए सबसे चमकीले नीले आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। जंगली फूलों और ताज़ी पकी हुई रोटी की खुशबू लेकर एक हल्की हवा उसके बालों में सरसराहट कर रही थी और हवा पक्षियों के गीत और दूर से हंसी की आवाज़ से जीवंत थी। नीचे का साम्राज्य देखने लायक था। पॉलिश की हुई लकड़ी और सफ़ेद संगमरमर के मिश्रण से बनी इमारतें सुंदर स्तरों में खड़ी थीं। उनकी छतें जटिल नक्काशी और रंगीन झंडियों से सजी थीं जो हवा में लहरा रही थीं। चौड़ी और पत्थरों से पक्की सड़कें मेपल के पेड़ों से सजी हुई थीं जो पूरी तरह खिले हुए थे। उनकी पत्तियां हरे रंग की एक जीवंत छाया थीं जो दोपहर के सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी के साथ खूबसूरती से विपरीत थीं। माइकल फव्वारे देख सकता था, उनका पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और बगीचे विदेशी फूलों से भरे हुए थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। चमचमाते कवच पहने हुए संरक्षक सड़कों पर गश्त कर रहे थे। उनके चेहरे शांत और दोस्ताना थे। उनकी उपस्थिति किसी खतरे से ज्यादा एक आश्वासन थी। और लोग, माइकल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कल्पित बौने और बौने अपनी बाहें जोड़े हुए बाजार में टहल रहे थे, पुराने दोस्तों की तरह हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। आधे चेहरे, उनके चेहरे खुशी से लाल थे। वे मानव व्यापारियों के साथ कीमतों पर मोल भाव कर रहे थे। उनकी आवाज में अच्छे स्वभाव वाली चुहलबाजी भरी हुई थी। ऑक्स, उनकी हरी त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी, फलों और सब्जियों से भरी टोकरियां ले जा रहे थे। उनके हाव भाव आश्चर्यजनक रूप से कोमल थे। यह एक ऐसा दृश्य था जो उसके अपने ब्रह्मांड में अकल्पनीय होता। उसकी वास्तविकता में बौने और कल्पित बौने एक दूसरे से नफरत करते थे और ऑक्स उन्हें युद्ध कुल्हाड़ी चलाने की तुलना में किसी पुस्तक में दफन पाए जाने की अधिक संभावना थी। लेकिन यहाँ सब कुछ सामंजस्यपूर्ण लग रहा था, शांतिपूर्ण। अरे, माइकल ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह अलग है। उसकी निगाह राज्य के बाहरी इलाके की ओर चली गई, जहां एक विशाल पेड़, जिसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर स्वागत करने वाली भुजाओं की तरह पहुंच रही थीं, पहरेदार की तरह खड़ा था। एक लकड़ी का चिन्ह जिस पर एवरलाइट नाम उकेरा गया था, उसकी निचली शाखाओं में से एक से लटका हुआ था, जिसके अक्षर एक फीकी अलौकिक रोशनी से चमक रहे थे। एवरलाइट, वह इस जगह को जानता था। वह पहले भी यहाँ आ चुका था। 2 साल पहले, जब वह अभी भी छाया क्षेत्र में फंसा हुआ था, अपनी शक्तियों को निखार रहा था और मल्टीवर्स की खोज कर रहा था, तब वह इस राज्य में ठोकर खाकर आया था। तब ये छोटा था, कम विकसित था, लेकिन ऊर्जा, शांति और सद्भाव की भावना वही थी। वह जानता था कि दूसरे ब्रह्मांडों में समय अलग अलग तरीके से बहता है, कि उसकी वास्तविकता में जो कुछ साल हो सकता है वह दूसरे में दशकों, यहाँ तक कि सदियों का हो सकता है। यह उस एवरलाइट का भविष्य होना चाहिए जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अपनी पिछली यात्रा के विपरीत माइकल हिल नहीं सकता था। उसका शरीर भारी लग रहा था, मानो उस जगह पर लंगर डाला गया हो। वह नीचे के राज्य के दृश्यों और ध्वनियों को देख, सुन, यहाँ तक कि सूंघ भी सकता था, लेकिन वह उससे बातचीत नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ था, लेकिन वास्तव में यहाँ नहीं था। और फिर जब उसने देखा तो एक आकृति आसमान से उतरी। काले कवच में लिपटा एक सिलहुट राज्य को देखने वाली छत पर उतरा। आकृति का रुख आत्मविश्वास से भरा था और उसमें से शक्ति की आभा निकल रही थी, जिसने खुद अंधेरे के देवता माइकल को भी सम्मान की एक झलक महसूस कराए। लेकिन जैसे ही आकृति मुड़ी, काले बालों और नीली आंखों से घिरा चेहरा सामने आया, माइकल के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। डॉन, उसने बड़बड़ाया। आखिरकार डॉन माइकल के सामने उतरा, छत से दूरी को धुंधली गति से पार करते हुए। इस जगह के बारे में सब कुछ बदल गया था, विकसित हुआ था, खिल गया था। लेकिन डॉन, खैर, वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। वही स्थिर भाव, वही तीखी निगाह, वही बेचैन करने वाला युवा रूप। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने 20वें दशक के उत्तरार्ध में था। माइकल ने उसे पिछली बार जब देखा था, उससे एक दिन भी बड़ा नहीं था। इसने माइकल को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या प्राचीन देवता ने किसी तरह मुस्कुराने की क्षमता खो दी है। बहुत समय हो गया है, डॉन ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और गूंजती हुई थी, जिसमें शक्ति की प्रतिध्वनि थी जिसने माइकल की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। तुम ये फिर से कह सकते हो, माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा, डॉन। और मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारा खून मिलने की उम्मीद नहीं थी।
खैर, तुम जानते हो। खून, यह एक कॉलिंग कार्ड था। मुझे पता था कि तुम इसे अंततः पालोगे। डॉन ने सिर हिलाया, उसके सिर में बमुश्किल बोधगम्य हरकत हुई। एक कॉलिंग कार्ड, माइकल ने भौहें सिकुड़ी। क्यों? डॉन ने आह भरी, उसकी निगाह नीचे के राज्य पर घूम रही थी, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है, माइकल। भविष्य के बारे में बातें। उन दुश्मनों के बारे में जिनका तुम सामना करोगे। दुश्मन, माइकल ने नाक सिकुड़ी। और क्या नया है? ऐसा लगता है कि हर बार जब मुझे लगता है कि मैं खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच गया हूं, तो कोई बड़ा बदमाश मुझे नीचे गिराने के लिए आ जाता है। वह रुक गया, अपने हाल के मुकाबलों, शक्ति के निरंतर बढ़ने, दुश्मनों के बारे में सोचते हुए जो हर गुजरती लड़ाई के साथ मजबूत होते जा रहे थे। यह एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। हर बार जब मैं एक चोटी पर पहुंचता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि दूरी में एक और उससे भी ऊंची चोटी है। और वे चोटियां, वे कभी खत्म नहीं होती। माइकल की शिकायत सुनकर डॉन के होंठ फड़कने लगे, एक हल्की सी मुस्कान। ये जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी चली गई, लेकिन माइकल कसम खा सकता था कि उसने इसे देखा था। मैं समझता हूँ, घोस्ट। मेरा विश्वास करो, मैं करता हूँ। उसने अपने खुद के पहाड़ों पर चढ़ाई की, ऐसे दुश्मनों का सामना किया जो दुर्गम लगते थे, केवल ये जानने के लिए कि छाया में और भी बड़े खतरे छिपे हुए हैं। ये शक्ति की कीमत थी, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष तक पहुंचने का बोझ। लेकिन अब हाथ में और भी ज्यादा जरूरी मामले थे। डॉन ने गहरी सांस ली, उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई। रक्त, ये सिर्फ एक कॉलिंग कार्ड नहीं है। यह एक ढाल है, तुम्हारे लिए, अपनी उपस्थिति को छिपाने का एक तरीका। मेरी उपस्थिति को छिपाने के लिए। किससे? माइकल ने भौहें सिकुड़ी। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, घोस्ट, डॉन ने कहा, उसकी नज़र तीव्र थी। ये तुम्हारे पास मौजूद शक्ति के बारे में है। वह शक्ति जो तुम्हारी अपनी नहीं है। माइकल की रीढ़ में एक ठंडी दहशत सी दौड़ गई। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, डॉन? उसने अपनी आवाज में कसावट के साथ पूछा। क्या डॉन, क्या वह जान सकता है? सिस्टम को छिपाने के लिए तुम्हें खून की जरूरत है, घोस्ट। माइकल को इन शब्दों ने एक शारीरिक आघात की तरह मारा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई, उसका दिमाग चकरा गया। सिस्टम, उसका सबसे गुप्त रहस्य, उसकी शक्ति का स्रोत। बदमाश सिस्टम उसका था, और सिर्फ उसका। कोई और नहीं, यहां तक कि गया भी नहीं, इसके अस्तित्व के बारे में जानता था। और फिर भी, यहां डॉन था, एक दूसरे ब्रह्मांड का प्राचीन देवता, जो इसे ऐसे बता रहा था जैसे कि यह आम बात हो। डॉन को इसके बारे में कैसे पता चला? यह असंभव था। क्या? कैसे? माइकल हकलाया, उसका दिमाग निहितार्थों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम सिस्टम के बारे में जानते हो। डॉन ने बस सिर हिलाया। डॉन को अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि करते हुए सुनने के बाद माइकल को पता चल गया कि वह धोखा दे रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। बात खुल चुकी थी। ठीक है, तो तुम्हें सिस्टम के बारे में पता है, उसने झल्लाहट में हाथ ऊपर उठाते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? और हम किससे छिप रहे हैं आखिर? मेरे ब्रह्मांड में, कई साल पहले, हमने रानी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। डॉन की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। वह रानी को जानता था। वह एक मल्टीवर्स स्तर की परेशानी थी। वास्तव में वह उसकी दुश्मन नहीं थी, लेकिन उसने कभी कभी उसकी मदद की थी, खोए हुए आत्मा के टुकड़े ढूंढना, उन्हें मुगाशुकु की ओर फेंकना। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे सहयोगी बनाता हो, लेकिन वास्तव में दुश्मन भी नहीं। रानी, माइकल ने सोचा। और उसके सहयोगी, वे कौन थे? वे खुद को ओमेगा कहते थे। वे सिस्टम की खोज कर रहे थे, घोस्ट। और उन्होंने इसे खोजने की कोशिश में मेरे पूरे ब्रह्मांड को लगभग नष्ट कर दिया। डॉन का जबड़ा कस गया। ओमेगा, माइकल के दिमाग में हलचल मच गई। उसे वह समय अच्छी तरह याद है जब सिस्टम पूरी तरह से ऑफलाइन हो गया था और उसे जवाब देने से मना कर दिया था। ये तब हुआ जब उसे सिस्टम से ओमेगा के बारे में एक रहस्यमय उल्लेख मिला था। उसने जवाब के लिए सिस्टम पर दबाव डाला था, लेकिन वह चुप हो गया था, कब्र की तरह चुप। अंदर से, वह जानता था कि वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो सिस्टम के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा था, लेकिन वह अपने खुद के कामों में इतना व्यस्त था कि उसे किसी अमूर्त, बहुब्रह्मांडीय बुगीमैन की चिंता नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि वे बुगीमैन बहुत वास्तविक होने वाले थे। इस तथ्य को देखते हुए कि डॉन एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात कर रहा था, जो माइकल के दृष्टिकोण से अभी भी भविष्य में थी। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब था कि उसे इस प्राचीन भगवान के साथ मिलकर रानी और इन लानत ओमेगा से जल्द ही लड़ना था। बहुत बढ़िया। जब माइकल ने इस रहस्योद्घाटन को दिमागी तौर पर समझा, तो डॉन ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो खून छोड़ा है, भूत, यह मेरे भविष्य के स्व से है। यह अधिक शक्तिशाली है।
इसकी ऊर्जा हस्ताक्षर अस्थायी रूप से सिस्टम को छिपा देगा, ओमेगा के लिए इसे ट्रैक करना कठिन बना देगा। तो मुझे अपने सिस्टम की बदबू को छिपाने के लिए इस ब्रह्मांडीय इत्र का उपयोग करना होगा। माइकल ने आह भरी। अरे, ये गड़बड़ है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे पास नहीं है, डॉन ने पुष्टि की, उसकी आवाज गंभीर थी। इस समय का उपयोग करना चाहिए, घोस्ट। मजबूत बनो, जब वे तुम्हारे लिए आएं तो तैयार रहो, क्योंकि वे आएंगे। लेकिन तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता चला, डॉन? माइकल ने जोर देकर कहा। क्या रानी ने तुम्हें बताया, या उन ओमेगा ने? उन्होंने मुझे नहीं बताया। डॉन ने अपना सिर हिलाया। तो फिर किसने बताया? माइकल ने पूछा, जैसे ही माइकल के पेट में एक ठंडी आशंका घर कर गई। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। उसने बताया, उसने। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। आखिर वह कौन है? और फिर डॉन ने एक नाम बोला, एक ऐसा नाम जिसने माइकल पर बर्फीले गुस्से की लहर बरसा दी। हंटर, वह कमीना। माइकल ने गुस्से में अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए दहाड़ लगाए। बेशक ये वही है। अध्याय 1352 पूजा ऊर्जा साधना क्षमता। एक मुस्कान की एक झलक, मनोरंजन की एक क्षणभंगुर झिलमिलाहट माइकल के विस्फोट को देखते हुए डॉन के होठों को छू गई। उसे याद आया, एक स्पष्टता के साथ जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई थी, पहली बार जब वे तीनों एक साथ आए थे। भूत और शिकारी। वे एक बूढ़े विवाहित जोड़े की तरह झगड़ते थे, उनकी दुश्मनी उतनी ही स्पष्ट थी जितनी कि उनसे निकलने वाली शक्ति। ये कम से कम कहने के लिए मनोरंजक था। बेशक डॉन को उनके इतिहास की पूरी सीमा का पता नहीं था। उसे एहसास नहीं था कि वे दोनों एक ही दुनिया से थे, उनके साझा अतीत की गहराई को नहीं समझा था, प्रतिद्वंद्विता और आक्रोश का उलझा हुआ जाल जो उन्हें एक साथ बांधता था। अब माइकल के चेहरे को गुस्से से विकृत होते देखकर उसे समझ में आ गया। वह कमीना, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, आगे पीछे घूमते हुए। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। घास में वो कमबख्त सांप। उसने तुम्हें सिस्टम के बारे में बताया? उसे कैसे पता चला? फिर एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया। जब तक वह चुप हो गया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ, उस कमीने के पास भी सिस्टम है। हंटर, उस निर्दयी, सत्ता के भूखे पागल के बारे में सोचना जो माइकल जैसी ही शक्ति रखता है। ये सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था कि हंटर किस तरह की तबाही मचा सकता है, वह बेपरवाह क्रूरता जिसके साथ वह अपने छोटे से साम्राज्य पर शासन करता है। और अब उसे सिस्टम के साथ कल्पना करना। माइकल कांप उठा। उसे अचानक हंटर के ब्रह्मांड में फंसे बेचारे लोगों के लिए सहानुभूति की लहर महसूस हुई। अगर उन्हें लगा कि वह मुट्ठी भर है तो ठीक है। उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा था। कम से कम, माइकल ने गंभीरता से सोचा, हंटर अपनी वास्तविकता तक ही सीमित था अभी के लिए। माइकल, अगर वह किसी किताब का पात्र होता तो उसे ठीक से पता होता कि पाठक क्या कहेंगे। वे अपने किंडल को कमरे में फेंक देते, चिल्लाते कि कैसे उसने कभी सिस्टम का पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया, कैसे उसने सुरक्षित खेला, कैसे वह अपनी पूरी शक्ति को इस्तेमाल करने में बहुत हिचकिचा रहा था। और वे सही होते, लेकिन माइकल हंटर नहीं था। वह सत्ता का भूखा मनोरोगी नहीं था जो अराजकता और विनाश में आनंद लेता था। उसकी सीमाएं थीं, ऐसी सीमाएं जिन्हें वह पार नहीं करता था। दूसरी ओर हंटर, खैर, हंटर एक अलग कहानी थी। उस कमीने को सिस्टम देना एक अग्निशामक को आग फेंकने की मशीन और दुनिया की सबसे बड़ी आतिशबाजी फैक्ट्री का नक्शा देने जैसा था। यह आपदा का नुस्खा था। एक ब्रह्मांडीय स्तर का तूफान आने वाला था। कम से कम वह अपने ब्रह्मांड तक सीमित है, माइकल ने गंभीरता से सोचा। अभी के लिए, वैसे भी। ठीक है, तो हंटर एक बेवकूफ़ है, माइकल ने आह भरते हुए अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन अभी वह समस्या नहीं है न? हंटर जितना अप्रत्याशित और खतरनाक था, माइकल जानता था कि वह तत्काल खतरा नहीं था। हंटर कई तरह का था, काले चमड़े में एक आकर्षक मनोरोगी जो तबाही मचाना और अपने पीछे टूटे हुए दिलों और बिखरी हुई खोपड़ियों का निशान छोड़ना पसंद करता था, लेकिन वह चालाक भी था। वह जानता था कि अपनी लड़ाइयाँ कैसे चुननी हैं, और पूरी तरह से शक्तिशाली अंधेरे के देवता को नाराज करना शायद उसकी टू डू सूची में सबसे ऊपर नहीं था। कम से कम अभी तक नहीं। मुझे इन ओमेगा के बारे में बताओ, माइकल ने डॉन की ओर मुड़ते हुए जोर दिया। तुम उनके बारे में और क्या जानते हो? वे कहाँ से आते हैं? वे क्या चाहते हैं? डॉन ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वे मायावी हैं, भूत छिपाने में माहिर। उन्होंने कुछ निशान छोड़े, और जो छोड़े वे भ्रामक, विरोधाभासी थे। वे इस ब्रह्मांड के नहीं लगते थे। वे आगंतुक थे, जैसे तुम। डॉन ने रुककर अपने शब्दों को सावधानी से चुना। यदि तुम और अधिक जानना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें खोजना होगा। शायद तुम्हारा सिस्टम कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके, या शायद समय आने पर तुम्हें अपने ब्रह्मांड में उत्तर मिल जाएं। बढ़िया, माइकल ने बड़बड़ाया। और रहस्य, अभी के लिए तुम्हारी प्राथमिकता सिस्टम के विकिरण को छिपाना है, भूत।
रक्त को अवशोषित करो, इससे मिलने वाले समय का उपयोग तैयारी के लिए करो। माइकल ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि डॉन सही था। लेकिन वह यहाँ और अधिक समय नहीं बिता सकता था। उसे पूरा करने के लिए अधूरा काम था। एक ढहते हुए स्काई हॉल पर दावा करना था, एक हिसाब चुकाना था और समय और स्थान के एक निश्चित चालाक देवता को उसकी जगह पर रखना था। देखो, मैं सलाह की सराहना करता हूँ, डॉन, लेकिन मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मुझे बहुत काम करना है। उसने झिलमिलाते पोर्टल की ओर देखा, जो अभी भी दूर से घूम रहा था। वैसे भी, इस अवशोषण में कितना समय लगेगा? अगर यहाँ समय अलग तरह से बहता है, तो कौन जानता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। जैसे कि डॉन ने मिशेल के दिमाग को पढ़ लिया था, उसने अलग अलग ब्रह्मांडों में समय के प्रवाह की चिंता को संबोधित किया। समय इस बुलबुले के भीतर अलग तरह से चलता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है, भूत, एक तरह की सुरक्षा। मुझे पता था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम्हारे पास वह समय हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। उसने शीशी की ओर इशारा किया। आराम करो, भूत, खून को अवशोषित करो। जब तक तुम अपने ब्रह्मांड में वापस लौटोगे तब तक बस कुछ ही घंटे बीते होंगे। ठीक है, यह एक राहत की बात है, माइकल ने कहा, एक सांस छोड़ते हुए जिसे उसने महसूस नहीं किया था कि वह रोके हुए था। उसने डॉन को एक आभारी नज़र से देखा। धन्यवाद, डॉन, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि एवरलाइट के लोग इस आदमी की पूजा करते थे। और माइकल के ब्रह्मांड में वह व्यावहारिक रूप से एक किंवदंती था, एक प्राचीन भगवान जिसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा जाता था, एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति। डॉन असली सौदा था, एक आदर्श भगवान, भले ही वह थोड़ा उदासीन था। माइकल को स्वीकार करना पड़ा, वह आदमी बहुत अच्छा था। वह आश्चर्यचकित था कि डॉन किस तरह की मुसीबतों से गुजरा होगा कि वह ऐसा देवता बन गया जिसने कभी मुस्कुराया नहीं। कुछ बहुत ही भारी चीजें रही होंगी, लेकिन अभी खून की वह शीशी उसे बुला रही थी। इस शो को शुरू करने का समय आ गया है, उसने शीशी को रोशनी में रखते हुए बुदबुदाया। यह उस भयानक लाल रंग की चमक के साथ धड़क रहा था, इसके भीतर की ऊर्जा उसकी त्वचा पर धड़क रही थी। सिस्टम, उसने अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा, इसे अवशोषित करो। डॉन ने सिर हिलाया, उसकी गहरी आंखों में समझ की एक झिलमिलाहट थी। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, भूत, शुभकामनाएं। और इसके साथ ही वह गायब हो गया, वापस छाया में पिघल गया जैसे कि वह कभी वहां था ही नहीं। चेतावनी, होस्ट ने प्राचीन भगवान के रक्त का अवशोषण शुरू कर दिया है। क्या होस्ट अवशोषण के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत है? अनुमानित अवशोषण समय 4 दिन, स्थानीय समय बुलबुला 4 दिन। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा लंबा था, लेकिन डॉन ने उसे आश्वस्त किया था कि इस बुलबुले में समय अलग तरह से बहता है। उसे उस पर भरोसा करना था। अतिरिक्त जानकारी, प्राचीन भगवान के रक्त के अवशोषण से प्राइम गॉड लेवल पर तुरंत सफलता मिलेगी। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। प्राइम गॉड लेवल, हे भगवान, NOWELL-BE-IN.C ओम। उसने हमेशा सोचा था कि उसे उस स्तर तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता बनाना होगा, धीरे धीरे अंधेरे के बीजों को खाकर और तेजी से शक्तिशाली दुश्मनों की भीड़ से लड़ते हुए शक्ति जमा करनी होगी। लेकिन ये खून, यह एक शॉर्टकट था, सत्ता के पिरामिड के शीर्ष पर जाने के लिए एक तरफा टिकट। अच्छा, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टम, अवशोषण के साथ आगे बढ़ो। चलो ये काम करते हैं। जिस क्षण माइकल ने पुष्टि की, उसके हाथ में रखी शीशी धड़क उठी, लाल रंग की चमक और भी बढ़ गई। एक अजीब सी गर्मी, एक झुंझुनी जो उसकी उंगलियों से लेकर बांह तक फैल गई, उसे घेर लिया। यह अप्रिय नहीं था, पहले तो नहीं, फिर खून भाप बनकर उड़ने लगा। लाल रंग के धुएं की लपटें, सोने के धागों से भरी हुई, शीशी से उठकर माइकल के हाथ के चारों ओर घूमने लगीं। वाष्प, जैसे कि संवेदनशील हो, धड़क रही थी और अंदर जाने का रास्ता तलाश रही थी। माइकल मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, जैसे कि वाष्प उसके कवच के अंतराल से रिस रही थी, उसके चारों ओर घूम रही थी, उसके अंगों के चारों ओर भूतिया सांपों की तरह कुंडल बना रही थी। उसने शक्ति का एक उछाल महसूस किया, कच्ची ऊर्जा की एक ऐसी लहर जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। और फिर दर्द ने दस्तक दी। यह एक जलती हुई, सफेद गर्म पीड़ा थी जो उसके सीने में फूट पड़ी, बाहर की ओर फैलती हुई जब तक कि उसने उसके पूरे अस्तित्व को निगल नहीं लिया। उसने देखा, वह हौंफने लगा, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसके घुटने उसके नीचे झुक गए। ये किसी भी दर्द जैसा नहीं था जो उसने पहले कभी अनुभव किया था। ये टूटी हुई हड्डी या गहरे घाव का शारीरिक दर्द नहीं था। ये कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो उसके सार, उसकी आत्मा को छू गया। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व टूट रहा था, परमाणु दर परमाणु, और फिर आग की भट्टी में फिर से जोड़ा जा रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए, उसके गले से एक कर्कश दहाड़ निकल रही थी, जैसे वह दर्द के भारी ज्वार से जूझ रहा हो। उसने खड़े होने की कोशिश की, वापस लड़ने की, लेकिन ये बेकार था। उसके चारों ओर की दुनिया, डॉन के राज्य के जीवंत रंग, गर्म सूरज, कोमल हवा,
ये सब फीका पड़ गया, उसकी जगह एक अतिक्रमणकारी अंधकार ने ले ली जिसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। और फिर सब कुछ काला हो गया। बाहर से माइकल घास की पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ एक स्थिर व्यक्ति था। वह शीशी जिसमें कभी डॉन का खून था उसके बगल में खाली पड़ी थी। उसका कवच, जो आमतौर पर अंधेरे ऊर्जा से चमकता था, सुस्त हो गया था। इसकी सतह पर उकेरे गए रून कमजोर रूप से टिमटिमा रहे थे, मानो भीतर उग्र शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। उसके 4 दिवसीय अवशोषण का पहला दिन मौन में बीता। केवल पत्तियों की कोमल सरसराहट और दूर से पक्षियों की चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, सुंदर परिदृश्य पर लंबी छायाएं डालते हुए कुछ बदल गया। माइकल के शरीर से काले धुएं की एक पतली और पतली लपट ऊपर की ओर उठी, जो बेचैन सांप की तरह हवा में मुड़ती और कुंडलित होती रही। इसके बाद एक और, फिर एक और, जब तक कि अंधेरे के भंवर ने उसे घेर लिया, जिससे उसका रूप दिखाई नहीं देने लगा। अंधकार की गहराई में माइकल सपनों, दर्शन और संवेदनाओं के समुद्र में खो गया था। लेकिन एक चीज धुंध को चीरती हुई निकल रही थी, एक ऐसी आवाज जो जानी पहचानी और अजनबी दोनों थी। आवाजें, सैकड़ों, हजारों, लाखों आवाजें, उसका नाम फुसफुसाते हुए, उसकी उपाधियों का जाप करते हुए, उसके पक्ष, उसके मार्गदर्शन, उसकी सुरक्षा के लिए विनती करते हुए। उसके उपासकों की प्रार्थनाएं। जब वह पहली बार देवताओं के दायरे में आया था, तब उसने उनकी उपस्थिति को महसूस किया था। लेकिन यह अलग था। यह एक धार थी, कच्चे विश्वास और भक्ति की एक ज्वार की लहर जो उसे धो रही थी, उसके अस्तित्व में समा रही थी, उसे एक ऐसी शक्ति से भर रही थी जो मादक और भयावह दोनों थी। चेतावनी, उपासना ऊर्जा संवर्धन क्षमता अनलॉक हो रही है। आरंभिक अनुक्रम प्रारंभ, 72 घंटे शेष हैं। 1353 माइकल से निपटने के लिए एंडोहर की योजना। इस बीच चुराई गई तारों की रोशनी से जगमगाते सिंहासन कक्ष में एंडोहर अपनी बात कह रहा था। इसके बारे में सोचो, क्रानार, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज एक चिकनी, रेशमी धागे की तरह थी जो किसी तरह खतरे और प्रलोभन दोनों को व्यक्त करने में कामयाब रही। ज़ोरियन की शक्ति कम हो रही है। नूह की मृत्यु, इसने एक शून्य छोड़ दिया। वह सूर्य का देवता हो सकता है, लेकिन वह भी उस नुकसान के परिणामों से बच नहीं सकता। वह छाया और फुसफुसाहट से तैयार अपने सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी नीलम जैसी आंखें ठंडी आग से चमक रही थीं। नश्वर क्षेत्र अंधकार में डूब सकता है, लेकिन यहाँ तक कि देवताओं के क्षेत्र में भी। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। संतुलन बदल रहा है। और ज़ोरियन, वह अपनी पकड़ खो रहा है। बिजली के देवता क्रानार अपने अलंकृत, बिजली के आकार के सिंहासन पर बेचैनी से हिले। उसने अपनी करीने से कटी दाढ़ी को सहलाया, उसका माथा सोच में डूबा हुआ था। एंडोहर का प्रस्ताव लुभावना था, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक नए देवमंडल में शामिल होने का मौका, जो कि बढ़ रहा था, एक ऐसे भगवान के नेतृत्व में जिसकी शक्ति हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती दिख रही थी। यह एक लुभावना प्रस्ताव था, लेकिन देवमंडल अभी भी मजबूत है, क्रानर ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए कहा। और वे तुम्हें गद्दार के रूप में देखते हैं, एंडोहर, जिसने ये गृहयुद्ध शुरू किया। वह हाल ही में अपने खुद के शक्ति आधार को मजबूत करने में कामयाब हुआ था। रेना, वर्षा के देवता, ने आखिरकार दम तोड़ दिया, अपने उपासकों को लेने के लिए तैयार छोड़ दिया। क्रानर ने उन्हें अवशोषित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया, उनकी भक्ति को अपने साथ जोड़ दिया। जैसे ही उनकी प्रार्थनाएं उसके अंदर प्रवाहित हुईं, शक्ति की लहर महसूस हुई। क्रानर जैसे देवता अपने ढोंग और दिव्य उद्देश्य के दावों के बावजूद सबसे बढ़कर एक चीज चाहते थे, पूजा। अधिक उपासकों का मतलब था अधिक पूजा ऊर्जा, अधिक शक्ति, अधिक प्रभाव। और वे इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब कुछ असुविधाजनक सत्यों को अनदेखा करना हो। और एक गद्दार भगवान का ब्रांड बनना, यह नए अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। एंडोहर ने एक धीमी, ठंडी आवाज में हंसा जो सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। रेनार, एक देवता के लिए यह दयनीय बहाना। आपको लगता है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी? क्राना फिर से असहज हो गया। वह सदियों से रेनार के साथ युद्ध कर रहा था, आसमान पर नियंत्रण के लिए होड़ कर रहा था, उनके तूफान प्रभुत्व के लिए कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में टकरा रहे थे। लेकिन उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि रेनार की मृत्यु अचानक हुई थी, अप्रत्याशित। डार्क लॉर्ड क्राना, एंडोहर ने कहा, उसकी आवाज में एक कठोर धार आ गई। उसने रेनार को मार डाला, उसे चिथड़े की गुड़िया की तरह चीर दिया। और वह यही नहीं रुकेगा, वह हम सभी के लिए आ रहा है। पुराने पैथियन, वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते, केवल मैं ही कर सकता हूँ। एंडोहर की बात सुनकर क्राना उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने इसे अपनी आंखों से देखा था। वह लानत क्रॉसबो बोल्ट पतली हवा से प्रकट होकर रेनार की खोपड़ी को घिनौनी सटीकता से भेद रहा था। घूमता हुआ काला शून्य जो खुल गया था, रेनार के बेजान शरीर को गुमनामी में ले जा रहा था। ये शक्ति का एक क्रूर, भयानक प्रदर्शन था, और इसने पैथियन में सदमे की लहरें भेज दी थीं।
देवताओं को मारा जा सकता था। यह एक सच्चाई थी जिसे वे अनदेखा करना पसंद करते थे, एक संभावना जिसे उन्होंने एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया था, एक कहानी जो अनियंत्रित देवताओं और महत्वाकांक्षी नश्वरों को डराने के लिए बताई गई थी। लेकिन डार्क लॉर्ड ने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया था, उसे चीर दिया था जैसे उसने खुद रैनार को चीर दिया था। क्रैनर की शुरुआती प्रवृत्ति इसे नकारने, अपना सिर रेत में दबाने और ये दिखावा करने की थी कि ऐसा हुआ ही नहीं था। उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने, रैनार के उपासकों को अपने में समाहित करने पर ध्यान केंद्रित किया, खुद से कहा कि अगर वह काफी मजबूत हो गया, अगर उसने पर्याप्त शक्ति एकत्र कर ली, तो वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन एंडोहर के शब्दों ने, उन्होंने एक तार को छुआ। समय और स्थान का देवता एक चालाक, गणना करने वाला कमीना, अपार शक्ति वाला और उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा वाला प्राणी था। और अगर वह डार्क लॉर्ड को गंभीरता से ले रहा था, तो क्रैनर आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने पुराने पैथियन के बैठक कक्ष की ओर जाने वाले झिलमिलाते पोर्टल पर नजर डाली, उसकी आंखों में संदेह की एक झिलमिलाहट थी। ज़ोरियन, सूर्य का देवता, एक लुप्त होती हुई रोशनी था, उसकी शक्ति हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। पुराना पैथियन खंडित, कमजोर हो गया था, नरक के शासक डैगन के साथ एक व्यर्थ युद्ध में उलझा हुआ था, और अब एंडोहर, यह एक हारने वाली लड़ाई थी। डूबता हुआ जहाज, और क्रैनर अपने अहंकार और सत्ता की लालसा के बावजूद मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि कब अपने नुकसान को कम करना है। एंडोहर का प्रस्ताव, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, अधिक से अधिक आकर्षक लगने लगा था। समय और स्थान को नियंत्रित करने वाले ईश्वर का पक्ष लेना, यह कोई बुरा दांव नहीं था। निश्चित रूप से एक मरती हुई व्यवस्था से चिपके रहने से कहीं बेहतर है। क्रैनर के चेहरे को देखते हुए एंडोहर की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। वह व्यावहारिक रूप से क्रैनर के डर को सूंघ सकता था, उसकी हताशा का स्वाद ले सकता था। बिजली के देवता के झुकने में बस समय की ही बात थी, उसकी बढ़ती सेना में एक और मोहरा जुड़ गया। लेकिन जैसे ही एंडोहर अपनी आसन जीत का आनंद ले रहा था, सिंहासन कक्ष के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। क्या बात है, एंडोहर ने शुरू किया, उसकी मुस्कान जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। उसे किसी आगंतुक की उम्मीद नहीं थी, और उसने विशेष रूप से सेलेसी को इन भर्ती बैठकों के दौरान उसके रास्ते से दूर रहने का निर्देश दिया था। अपने पिता के विपरीत, सेलेसी किसी विशेष चीज की देवी नहीं थी। वह एक औजार थी, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धारदार और पॉलिश किया हुआ एक हथियार। वह चालाक, महत्वाकांक्षी और हमेशा हमेशा उसे खुश करने के लिए उत्सुक थी। यह उसके लिए पिता जैसा प्यार नहीं था, करीब भी नहीं, लेकिन वह उपयोगी थी। और उसकी वफादारी, उसके ध्यान और स्वीकृति की बेताब लालसा से प्रेरित थी, अटूट थी। वह अब दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी हमेशा सावधानी से बनी हुई चेहरे की बनावट चिंता से भरी हुई थी, उसकी आंखें एंडोहर और क्रैनर के बीच घूम रही थीं। पिताजी, उसने शुरू किया, उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। एंडोहर की नजरें सिकुड़ गईं। वह उसके चेहरे पर नजर डालकर बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। गंभीर रूप से गड़बड़। सेलेसी के सीधे आदेश की अवहेलना करने के लिए उसके पास कोई बहुत अच्छा कारण होना चाहिए, और उसकी खातिर उसे उम्मीद थी कि उसके पास ऐसा होगा। इस रुकावट के लिए आपके पास कोई बहुत अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसने गुर्राते हुए कहा। पुराने पैथियन के डूबते जहाज से बचने की उसकी इच्छा के बावजूद क्रैनर मूर्ख नहीं था। उसने सेलेसी की आंखों में वह नज़र पहले भी देखी थी, एक नज़र जो कहती थी कि अब सब कुछ बिगड़ने वाला है, एक नज़र जो जहाज को छोड़ने के लिए चिल्लाती थी। और वह एंडोहर के आदर्श छोटे से स्वप्नलोक में जो भी तूफान आ रहा था, उसकी गोलीबारी में फंसने वाला नहीं था। ठीक है, उसने जोर से हंसते हुए कहा, ये ज्ञानवर्धक रहा है एंडोहर। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। उसने फिर से सेलेसी की ओर देखा, उसका चेहरा अभी भी पीला था, उसकी निगाहें फर्श पर टिकी हुई थीं। हाँ, निश्चित रूप से रणनीतिक वापसी का समय आ गया है। लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास पारिवारिक मामले हैं, मैं दखल नहीं देना चाहता। उसने अपना सिर झुकाया, एक इशारा जो विनम्र और चकमा देने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास था। मैं संपर्क करूंगा, उसने दरवाजे की ओर पीछे हटते हुए कहा। और फिर बिजली की चमक और नीली रोशनी की चमक के साथ वह चला गया। काय, एंडोहर ने गुस्से और हताशा के मिश्रण के साथ उस जगह को देखते हुए कहा जहां क्रैनर गायब हो गया था। जैसे ही चीजें थोड़ी जटिल होती हैं, वह डरे हुए खरगोश की तरह भाग जाता है। उसने अपनी नज़र सेलेसी पर घुमाई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। खुद को समझाओ अब। सेलेसी अपने पिता की नाराजगी से पूरी तरह वाकिफ थी, उसे शांत करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। पिताजी, ये डार्क लॉर्ड के बारे में है, उसने हकलाते हुए कहा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। सेराफिन, वह चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसने खून प्राप्त कर लिया है।
एंडोहर ने उसे घूरते हुए देखा, उसका चेहरा एक पल के लिए खाली था, जैसे कि उसने उसके शब्दों को ठीक से समझा ही न हो। खून, डॉन का खून, यह असंभव था। उसने व्यक्तिगत रूप से तिजोरी के निर्माण की देखरेख की थी, इसके निर्माण में लौकिक सुरक्षा उपाय बुने थे, ये सुनिश्चित किया था कि यह किसी के लिए भी दुर्गम हो, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी, उचित चाबियों और प्राचीन अनुष्ठानों के ज्ञान के बिना। और फिर भी, उसके पास खून है। उसने अपनी आवाज़ को खतरनाक रूप से धीमा करते हुए दोहराया। एंडोहर से कच्चे क्रोध की एक लहर फूट पड़ी, जो सेलेसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर अपनी मुट्ठी पटकी, प्रभाव ने ऊर्जा की एक शॉकवेव भेजी जिसने आसपास के फर्श को तोड़ दिया। कैसे? उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी जिसने महल की नींव को हिला दिया। ये कैसे संभव है? उसने शीशी के लौकिक बदलावों के बारे में किंजियू से शेखी बघारी थी, उसने इसके अस्तित्व में जो सुरक्षा उपाय बुने थे, उन्हें पूरा भरोसा था कि कोई भी, यहाँ तक कि भगवान भी, उसके उपायों को दरकिनार नहीं कर सकता। और वह सही था, इस ब्रह्मांड में कोई भी भगवान उस खून को छू नहीं सकता था। लेकिन एंडोहर ने डॉन के बारे में नहीं सोचा था। प्राचीन भगवान, जो एंडोहर की खुद की शक्ति से भी कम शक्ति पर काम कर रहा था, ने बस सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया था। वह चाहता था कि माइकल को वह खून मिले। और डॉन के हस्तक्षेप के बिना भी माइकल, अपने लानत मलामत वाले सिस्टम और जलाने के लिए अंतहीन बिंदुओं के साथ, संभवतः एंडोहर की सावधानी से तैयार की गई सुरक्षा के माध्यम से अपना रास्ता बना सकता था। लेकिन एंडोहर, सिस्टम के अस्तित्व से अनजान, अंधेरे में रहा, उसका अहंकार उसे उस खतरे के वास्तविक दायरे से अंधा कर रहा था जिसका वह सामना कर रहा था। असंभव, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ कर्कश थी। यह असंभव है। उसने अपनी मुट्ठी को फिर से अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर पटक दिया। प्रहार की ताकत ने ऑब्सीडियन सतह पर दरारों का एक और मकड़ी का जाला भेज दिया। ये पर्याप्त नहीं था, करीब भी नहीं। वह चीखना चाहता था, क्रोध करना चाहता था, किसी भी चीज़ पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वह भी समय और स्थान के नियमों को तोड़कर जो पहले हो चुका था उसे उलट नहीं सकता था। वह कमबख्त डार्क लॉर्ड, वह गुर्राया, उसकी आवाज़ में जहरीला क्रोध था जो अनकही प्रतिशोध का वादा करता था। सेलेसी, वह दहाड़ा, उसकी आवाज़ सिंहासन कक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। सेराफेन को यहाँ लाओ, अभी, और उससे कहो कि वह अपनी गांड को नश्वर क्षेत्र में ले जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वह कमबख्त डार्क लॉर्ड कहाँ छिपा है। वह जो भी हरकत करता है, जो भी सांस लेता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। वह आगे पीछे घूमता रहा, उसकी परछाई फर्श पर फैलती और टेढ़ी होती रही, जो उसके भीतर घूमती अराजक ऊर्जा का प्रतिबिंब थी। और देवताओं के दायरे में हर क्षेत्र में संदेश भेजो, उसने गुर्राहट के साथ कहा। जिस क्षण वह कमीना नश्वर क्षेत्र से बाहर कदम रखेगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। उसने चलना बंद कर दिया, उसकी निगाहें पुराने पैथियन के बैठक कक्ष की ओर जाने वाले झिलमिलाते द्वार पर टिकी थीं। एक क्रूर मुस्कान, ठंडी और गणनापूर्ण, उसके होठों पर फैल गई। और सेलेसी, हाँ पिताजी, आगरा के साथ एक बैठक तय करो। अब समय आ गया है कि हम बातचीत करें। उसने ठहाका लगाया, एक धीमी, ठंडी आवाज़। मुझे लगता है कि अराजकता के देवता को अंधेरे के देवता के बारे में दिलचस्पी हो सकती है। 1354 हैरियट हंट की स्थिति। हाँ पिता, सेलेसी ने कहा, उसकी आवाज़ में फुसफुसाहट थी। वह इस अवस्था में, खासकर एंडोहर के साथ, रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह सिंहासन कक्ष से भाग गई, अपने पीछे भय और अनिश्चितता का निशान छोड़ गई। जैसे ही उसके पीछे दरवाजे बंद हुए, एंडोहर ने अपना क्रोध प्रकट किया। वह पास की एक मूर्ति पर घूम गया, जो किसी लंबे समय से भूली हुई देवी का एक अनमोल चित्रण था। उसकी शांत विशेषताएं अब अपनी शांत उदासीनता के साथ उसका मजाक उड़ा रही थीं। लानत है तुम्हें, उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज़ खाली सिंहासन कक्ष में गूंज उठी। लानत है तुम्हें, डार्क लॉर्ड। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे चोरी कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अवहेलना कर सकते हो और बच सकते हो। उसने जोर से हमला किया, उसका हाथ लौकिक ऊर्जा से चटक रहा था। उसने मूर्ति पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह लाखों टुकड़ों में बिखर गई। तुमने खून ले लिया, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ में जहर टपक रहा था। लेकिन तुम इससे बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और जब मैं ढूंढ लूंगा। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं, जो मौत से भी बदतर नियति का वादा कर रही थी। तुम दया की भीख मांगोगे। जब वह आने वाले हिसाब के बारे में सोच रहा था, तो एंडोहर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। वह मुड़ा, सिंहासन कक्ष के एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ा। दीवार पर एक बड़ा, अलंकृत दर्पण लटका हुआ था, जिसकी सतह ऑब्सीडियन की तरह काली थी। अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ, एंडोहर ने अपनी शक्ति को प्रवाहित किया। दर्पण लहराया, इसकी गहराई के भीतर का अंधेरा घूमता और एक हो जाता। एक छवि अस्तित्व में आई। कांटों से बुना एक पिंजरा, जो एक बीमार हरे प्रकाश के साथ धड़कता था, दर्पण की गहराई के भीतर भौतिक हो गया। और उस पिंजरे के भीतर सिमटी हुई, उसका शरीर एक सुरक्षात्मक गेंद की तरह मुड़ा हुआ था, डायना थी।
उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी त्वचा पर अनगिनत कट और खरोंचें थीं, कांटे उसके शरीर में इस तरह से चुभ रहे थे कि इंदोहर भी सिहर उठा। लेकिन वह चिल्लाई नहीं, उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह वहीं पड़ी रही, निश्चल, उसकी आंखें बंद थीं, उसकी सांस उथली और उखड़ी हुई थी। उसे टूटा हुआ और पराजित देखकर इंदोहर को संतुष्टि की एक विकृत भावना से भर दिया। जल्द ही, हैरियट, उसने धीमी, खतरनाक गड़गड़ाहट के साथ कहा। जल्द ही, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और तुम्हारी चीखें दर्द की एक सिम्फनी होंगी, मेरे घायल अभिमान के लिए एक मरहम। उसने ठहाका लगाया, एक धीमी, ठंडी आवाज, और आईने में छवि फीकी पड़ गई, केवल उसकी अपनी क्रूर मुस्कान का ठंडा, खाली प्रतिबिंब रह गया। इंदोहर डायना को अनंत काल तक कैद में रखता रहा था, लेकिन इंदोहर, समय के देवता, के पास एक सेकंड को भी दशकों जैसा महसूस कराने के तरीके थे। वह धीरे धीरे, सावधानी से उसे तोड़ रहा था, उसकी आत्मा और उसकी समझदारी को खत्म कर रहा था। उसने समय के बारे में उसकी धारणा को तोड़ मरोड़ दिया था, उसकी यादों को तब तक खींचा जब तक वे कच्ची और खून से लथपथ नहीं हो गई, उसे बार बार अपने सबसे बुरे सपनों को जीने के लिए मजबूर किया। उसने उसे भ्रम में डाल दिया था, उसके प्रियजनों की पीड़ा, मृत्यु की छवियों को उसके कानों में गूंजता हुआ दिखाया था, जबकि वह गहराई से जानती थी कि यह वास्तविक नहीं था। उसने उसे अपने अतीत के दर्द, अपने पति को खोने, अपने बच्चों से अलग होने की पीड़ा को फिर से जीने के लिए मजबूर किया था, उन भावनाओं को तब तक बढ़ाया जब तक कि वे उसे निगलने की धमकी नहीं देती। और कांटे, ओह कांटे, वे एक निरंतर पीड़ा थे, एक जीवित पिंजरा जो उसके दिल की हर धड़कन के साथ अपनी पकड़ मजबूत करता था। उसने उन्हें अपनी लौकिक शक्ति के एक टुकड़े से भर दिया था, समय की उनकी धारणा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, ताकि थोड़ी सी भी खरोंच पीड़ा की अनंतता की तरह लगे। डायना मजबूत थी, जितना उसने अनुमान लगाया था उससे भी ज्यादा मजबूत। नुकसान और कठिनाई की आग में तपती उसकी इच्छाशक्ति एक जिद्दी चीज थी, जो पूरी तरह से टूटने से इनकार कर रही थी। लेकिन इससे इंदोहर और भी दृढ़ हो गया। वह उसे तोड़ देगा, वह उसे चीखने पर मजबूर कर देगा, उसे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा, उसे उस दिन का पछतावा कराएगा जब उसने कभी उसका साथ दिया था। उसका गुस्सा, फीका पड़ने के बजाय, हर गुजरते पल के साथ और भी गहरा होता गया। वह और चाहता था, वह उसे टूटते हुए देखना चाहता था, उसकी आत्मा को टूटते हुए सुनना चाहता था, उसकी निराशा का स्वाद लेना चाहता था। वह उसे सजा देना चाहता था, न केवल उसकी अवज्ञा करने के लिए, बल्कि उस राक्षस को जन्म देने के लिए जो अब उसकी सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजनाओं को विफल करने की धमकी दे रहा था। सच कहूं तो इंदोहर के मन में डायना के प्रति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। वह बस एक बहुत बड़े खेल का मोहरा थी। अगर वह कोई और होती तो शायद वह उसे एक कोठरी में फेंक देता और उसके बारे में भूल जाता। लेकिन वह अंधेरे के देवता की मां थी, और इसने उसे एक मूल्यवान उपकरण बना दिया, एक हथियार जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए, एक दबाव बिंदु जिसका दोहन किया जाना चाहिए। अगर डार्क लॉर्ड के पास कोई पालतू पिल्ला होता तो इंदोहर उस पिल्ला को भी खुशी खुशी प्रताड़ित करता। ये व्यक्तिगत प्रतिशोध के बारे में नहीं था, वास्तव में नहीं। ये शक्ति के बारे में था, नियंत्रण, संदेश भेजना। और इस मामले में संदेश स्पष्ट था, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। वह अपने ही महल में कैद होने के अपमान को नहीं भूला था। 5,000 साल तक एक ही चार दीवारों को घूरते हुए, अपने दुश्मनों की मजाकिया फुसफुसाहट सुनते हुए, हर गुजरते दिन के साथ अपनी शक्ति को कम होते हुए महसूस करते हुए। उस तरह का आक्रोश, उस तरह का जलता हुआ गुस्सा बस यूं ही गायब नहीं हो गया। ये सड़ता गया, ये बढ़ता गया, ये कुछ अंधेरे और प्रतिशोधी में बदल गया। और डायना, दुर्भाग्य से उसके लिए, इंदोहर के दबे हुए गुस्से के लिए एकदम सही आउटलेट थी। जब इंदोहर अपने दुखवादी विचारों में खोया हुआ था, सिंहासन कक्ष के दरवाजे फिर से खुल गए। इस बार ये सूचना की देवी सेराफिन और सेलेसी थी, जो एक घबराई हुई छाया की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। सेराफिन, इंदोहर की तरफ जाने वाली पहली देवी, शांत और संयमित की प्रतिमूर्ति थी। उसकी गहरी, तीक्ष्ण और बुद्धिमान आंखें उसके सामने के दृश्य को देख रही थीं, टूटी हुई मूर्ति, लौकिक ऊर्जा की धीमी आवाज, मुश्किल से दबाए गए क्रोध से भरी हवा, और एक जानकार मुस्कान उसके होठों को छू रही थी। वह समझ गई, अंधेरे के देवता के पास इंदोहर की त्वचा के नीचे घुसने, उसके बटन दबाने, उसके सावधानीपूर्वक तैयार किए गए नियंत्रण के मुखौटे को उजागर करने का एक तरीका था। ये लगभग मनोरंजक था। इसकी शुरुआत सदियों पहले उस शापित जेल ब्रेक से हुई थी। जिस सहजता से युवा माइकल इंदोहर के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए पिंजरे से भाग निकला था, उसकी अवज्ञा की सरासर दुस्साहस ने इंदोहर के गर्व पर एक छाप छोड़ी थी। और ऐसा लग रहा था कि तब से हर मुठभेड़, सत्ता का हर टकराव, भाग्य का हर मोड़, इंदोहर के आक्रोश को और गहरा करने का ही काम कर रहा था। अंधकार का देवता, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इंदोहर को नाराज करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने लगा। और सेराफिन, वह इस शो को देखने के लिए बहुत खुश थी। एंडोर, जिसका धैर्य पहले से ही खत्म हो चुका था, उसने समय को खुशियों में बर्बाद नहीं किया।
रिपोर्ट करो, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज़ में मुश्किल से दबा हुआ गुस्सा था। आखिर उस कमीने को खून कैसे मिला? सेराफिन उसके गुस्से से बेपरवाह बस एक बेहतरीन भौं को ऊपर उठाती है। क्या मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? उसने रेशम की तरह चिकनी आवाज़ में कहा। मुझे याद है कि तुम इस बात पर शेखी बघार रहे थे कि तुम्हारी छोटी सी तिजोरी कितनी अभेद्य है। कैसे तुमने व्यक्तिगत रूप से इसके ताने बाने में लौकिक सुरक्षा के उपाय बुने थे। मैंने इसे सुरक्षित कर लिया। किसी के लिए भी यह असंभव है। इंदोहर का जबड़ा कस गया। स्पष्ट रूप से यह असंभव नहीं था, सेराफिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। उसके स्वर में मनोरंजन की झलक थी। उसे सुनकर इंदोहर और भी अधिक क्रोधित हो गया। आप सूचना की देवी हैं, सेराफिन। मेरे साथ शर्मीली मत बनो। सूचना? हाँ, सेराफिन ने पलटवार किया। उसकी आवाज़ में इस बात की झलक थी। सर्वज्ञता नहीं, मैं सब कुछ नहीं देख सकती, इंदोहर। और स्पष्ट रूप से उसने कहा। उसकी निगाहें सख्त हो गईं। हम यहाँ खड़े होकर इस बारे में बहस कर सकते हैं कि पहले क्या किया गया है, या हम ये पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। इंदोहर, ये जानते हुए कि वह सही थी, उसने गहरी सांस ली, खुद को नियंत्रण में लाने के लिए मजबूर किया। उसने खाली सिंहासन की ओर इशारा किया जहां कुछ क्षण पहले क्रैना बैठा था। मैं क्रैना को प्रस्ताव देने वाला था, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से प्राथमिकता नहीं है। और आगरा के बारे में क्या? सेराफिन ने पूछा। उसकी गहरी आंखें उसे ध्यान से देख रही थीं। मैंने सुना है कि तुम उसे इस छोटे से प्रयास में लाना चाहते थे। मैंने किया था, और मैं अब भी चाहता हूं। एंडोहर ने गंभीरता से सिर हिलाया। सेराफिन ने भौहें सिकोड़ी। एंडोर, तुम भी मेरी तरह जानते हो कि आगरा अस्थिर है, अप्रत्याशित, अराजकता का स्वघोषित देवता। उसके साथ खुद को जोड़ना, ये वास्तव में कोई रणनीतिक कृति नहीं है। वह आम जनता से नफरत करता है, डरता है, यहाँ तक कि अधिकांश पैथियन भी। ये हमें हताश दिखाएगा। एंडोहर ने उसके लिए बात खत्म की। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। शायद, लेकिन हताश समय, मेरे प्यारे सेराफिन, हताश उपायों की मांग करते हैं। वह आगे झुका। उसकी निगाहें तीव्र थीं। और इसके अलावा किसी को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसके साथ काम कर रहे हैं। और ईमानदारी से कहूं तो यह उसके साथ काम नहीं कर रहा है। यह उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? इसके बारे में सोचो, सेराफिन। अंधेरे का देवता, अराजकता का देवता। इससे ज़्यादा क्या उचित हो सकता है? हमें बस उन्हें सही दिशा में धकेलने की ज़रूरत है। उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो। उन्हें एक दूसरे को नष्ट करने दो, जबकि हम देखते रहें और लाभ उठाएं। और आप वास्तव में कैसे प्रस्तावित करते हैं कि हम उन्हें धकेलें? सेराफिन ने पूछा। उसकी आवाज़ में उसका संदेह स्पष्ट था। और हम किस लाभ के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, सरल, एंडोहर ने कहा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। आगरा के अनुयायी, उसने ये शब्द ऐसे थूका जैसे कि यह बुरा लगा हो, एक अराजक समूह है। डाकू, गुंडे, पंथवादी। वे उसके नाम पर राज्य को आतंकित करते हैं, भय फैलाते हैं, कलह बोते हैं। वे हर देवता के लिए कांटा हैं। वह आगे झुका। उसकी निगाहें तीव्र थीं। और अंधकार का देवता, एक बार जब वह उस रक्त को अवशोषित कर लेता है तो वह ऊपर उठ जाएगा, एक प्रधान देवता बन जाता है। और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है ना? हम, सेराफिन ने सिर हिलाया। प्रधान देवता अपने उपासकों से गहरे स्तर पर जुड़ सकते हैं, उनके विश्वास, उनकी भक्ति, उनकी जीवन शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह वे शक्ति में बढ़ते हैं, कैसे वे देवत्व के उच्चतम सोपानों पर चढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, सेराफिन, अगर आगरा के शिष्य अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अंधकार के देवता के अनुयायियों को लक्षित करते हैं, उनकी पूजा ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं, उनके जीवन को अप्रिय बनाते हैं। वह हंसा, एक धीमी, ठंडी आवाज़। आगरा नियमों से नहीं खेलता, मेरे प्यारे। वह गंदा खेलता है। और जब अंधकार का देवता खुद को लगातार परेशान पाता है, उसका शक्ति आधार कमज़ोर होता है, उसके अनुयायी डर में रहते हैं, तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। यह अपरिहार्य है। और फिर हम देखते हैं, हम उन्हें एक दूसरे को चीरने देते हैं, जबकि हम दूसरे मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एंडोहर ने कहा। कौन से दूसरे मामले? ग्रिमोइर, सेराफिन, ज़ाइलोथ, मोर्बस और फोराक्रक्स प्रगति कर रहे हैं। एक बार जब वे तीन मूर्ख इसके रहस्यों को समझने का तरीका जान लेते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास अंधेरे के देवता की समस्या का एक और स्थायी समाधान होगा। एंडोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। 1355 आगरा में अराजकता के देवता से मिलें। आगरा को संदेश दो, सेराफिन। उसे बताओ कि मेरे पास उसके लिए एक प्रस्ताव है, ऐसा जिसे वह अस्वीकार नहीं कर पाएगा। सेराफिन ने अपना सिर झुकाया। उसके माथे पर एक विचारपूर्ण शिकन उभरी। क्यों न किंग जियू से मुलाकात की व्यवस्था की जाए? वह पहले से ही उसके करीब है न? एंडोहर ने जोर से हंसते हुए कहा। किंग जियू, वह दयनीय प्राणी,
वह नश्वर क्षेत्र में एक बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन यहाँ वह आगरा के खिलौने के अलावा कुछ नहीं है। एक गौरवशाली उपपत्नी। उसने अपना सिर हिलाया, उसके होंठ एक व्यंग्य में मुड़े हुए थे। ऐसी तुच्छ बातों में मेरा समय बर्बाद मत करो सेराफिन। जाओ और मेरा संदेश पहुंचाओ। 1000 साल पहले जब किन जीव देवताओं के राज्य में चढ़ी थी, वह महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी। उसका दिल नश्वर क्षेत्र को अतिक्रमण करने वाले अंधकार से बचाने पर लगा हुआ था। नश्वर क्षेत्र को बचाने के लिए किन जीव का जुनून, अपने भाग्य में उसका अटूट विश्वास उस स्थिति की वास्तविकता से अंधा कर चुका था। वह एक शेर की मांद में घुस गई, ये सोचकर कि वह जानवर को वश में कर सकती है। सबसे पहले आगरा उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके अडिग दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ था, जो एक भावुक संबंध के रूप में शुरू हुआ था। चुराए गए चुंबनों और फुसफुसाए वादों का बवंडर जल्दी ही कुछ विषाक्त में बदल गया था। सभी देवता थोड़े विक्षिप्त थे, निश्चित रूप से। सदियों, सहस्राब्दियों तक अकल्पनीय शक्ति का उपयोग करना, पूजा जाना और डरना, यह एक व्यक्ति के साथ ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन आगरा पागलों की एक पूरी तरह से अलग किस्म थी। जितनी अधिक शक्ति आगरा ने जमा की, वह उतना ही अस्थिर होता गया। उसके मूड उतने ही अप्रत्याशित थे जितने कि उसके द्वारा नियंत्रित तूफान। उसका गुस्सा बिजली की चमक की तरह अस्थिर था। यहाँ तक कि दूसरे देवता भी उससे दूर रहते थे। उसके अनियमित व्यवहार, क्रूरता के प्रति उसकी प्रवृत्ति, उसके अस्थिर स्वभाव की कहानियां फुसफुसाते थे। वह अराजकता के देवता के अपने स्वघोषित शीर्षक पर खरा उतरता था। जहां भी जाता था तबाही मचाता था। उसके कार्य अक्सर तर्क, कारण और यहाँ तक कि बुनियादी शालीनता को भी चुनौती देते थे। किन जीव अपने द्वारा बनाए गए सोने के पिंजरे में फंसी हुई उसकी कैदी बन गई थी। उसका खिलौना, एक मोहरा जिसे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल और त्याग सकता था। वह अभी भी सुंदर थी, अभी भी चालाक थी, लेकिन उसकी आंखों की आग मंद पड़ गई थी। इस प्रकार वह किन जीव पर संदेश देने के लिए भरोसा नहीं करेगा। वह बहुत टूटी हुई थी, बहुत अधीन थी। उसे किसी और की जरूरत थी, सेराफिन की तरह अधिक सक्षम। आप सूचना की देवी हैं, सेराफिन, एंडोहर ने कहा। उसके स्वर में कोई तर्क नहीं था। आगरा के साथ मीटिंग तय करो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सेराफिन ने हंसते हुए कहा, एक धीमी मधुर आवाज जिसमें कुछ का संकेत था, चिंता, मनोरंजन। उसके साथ यह कहना मुश्किल था। ओह, मैं मीटिंग तय कर सकती हूँ, उसने कहा। उसकी गहरी आंखें चमक रही थीं। सवाल यह है कि क्या तुम आगरा को बिना अपना आपा खोए संभाल सकते हो? क्योंकि वह आदमी, वह एक नए स्तर का पागल है, यहाँ तक कि एक भगवान के लिए भी। वह रुकी, उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। मैंने सुना है कि वह कुछ बना रहा है, अराजकता का मंदिर, अपने क्षेत्र में। या बल्कि, उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वह क्षेत्र जो उसने एवा से लिया था। एवा, एंडोहर ने भौहें सिकोड़ी। एवा को क्या हुआ? वैसे भी वह पवित्र उपचारक कहाँ है? कोई नहीं जानता, गायब हो गई। पफ, यहाँ तक कि उसके उपचार करने वाले स्वर्गदूतों को भी कोई सुराग नहीं है। वह बस गायब हो गई। सेराफिन ने कंधे उचका दिए। एंडोहर ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसकी नज़र दूर की ओर मुड़ी। अवा, गायब हो गई, तुम कहते हो? दिलचस्प है। ये थोड़ा अजीब है, उपचार की देवी के लिए भी। सेराफिन ने सहमति जताई। उसकी तलाश शुरू करो सेराफिन, एंडोहर ने आदेश दिया। उसकी आवाज़ में एक कठोर धार आ गई। मैं जानना चाहता हूं कि वह कहाँ है, वह क्या कर रही है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहूँगा, या अपनी कालकोठरी में बंद रखना चाहूँगा, बजाय इसके कि मैं इधर उधर भागता फिरूं और संभावित रूप से उस डार्क लॉर्ड कमीने के साथ मिल जाऊं। उसने ऐसा पहले हजारों बार होते देखा था। सुंदर, शक्तिशाली महिलाएं अंधेरे के आकर्षण, निषिद्ध शक्ति के वादे की ओर आकर्षित होती हैं। यह एक क्लिच था, जरूर, लेकिन क्लिच किसी कारण से मौजूद होते हैं। और उसके अनुभव में अंधेरे का देवता बिल्कुल वैसा ही बेवकूफ था जिस पर वे लोग फिदा हो जाते थे। सुंदर महिलाओं की बात करें तो एंडोहर की नज़र तेज हो गई। गया के बारे में क्या? डार्क लॉर्ड की पत्नी को ट्रैक करने में कोई प्रगति हुई है? आखिरी बार मैंने सुना था वह सेशात के क्षेत्र में छिपी हुई है, उस कुतिया की सुरक्षा में। मेरे जासूस करीब नहीं आ सकते और सेशात बिल्कुल भी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। सेराफिन ने आह भरी। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट का संकेत था। कहीं और, जिसे कभी हरित अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, के केंद्र में अराजकता का शासन था। ये भूमि, जो कभी शांति और उपचार का आश्रय स्थल थी, अब आगरा के शासनकाल के निशानों को झेल रही थी। टेढ़े मेढ़े पेड़ आसमान को नोच रहे थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी और काली पड़ गई थीं। हवा एक असंगत ऊर्जा से कड़क रही थी। जंगली फूलों की खुशबू की जगह सल्फर और सड़न की तीखी गंध ने ले ली थी। इस भ्रष्ट स्वर्ग के केंद्र में धरती से एक राक्षसी संरचना उभर रही थी। अराजकता का मंदिर, आगरा की टेढ़ी दृष्टि का एक स्मारक जिसे गुलामों के खून और पसीने से बनाया गया था, जो सत्ता के लिए उनकी अतृप्त भूख का प्रमाण है।
पुरुष और महिलाएं, उनके शरीर क्षीण हो गए थे, उनकी आंखें निराशा से खोखली थीं। ओवसियर, काले वस्त्र पहने हुए और चेहरे पर सफेद पाउडर लगाए हुए, उनकी आंखें उन्मादी उल्लास से चमक रही थीं, चाबुक फटकार रहे थे, उनकी हंसी उजाड़ परिदृश्य में गूंज रही थी। तेज चलो, आलसी कुत्तों! ओवसियरों में से एक ने दहाड़ लगाए, उसकी आवाज कर्कश थी। उसने अपने चाबुक से जोरदार प्रहार किया, चमड़े की नोक एक गुलाम की पीठ से टकराई, जिससे दर्द की चीख निकली जिसे हवा ने तुरंत निगल लिया। आगरा आज्ञाकारिता की मांग करता है, तुम्हारा दुख उसे प्रसन्न करता है। एक और ओवसियर, जिसका चेहरा एक विचित्र मुस्कान में विकृत था, ने एक महिला गुलाम को बालों से पकड़ लिया, उसका सिर पीछे की ओर झटका। कितनी सुंदर छोटी सी चीज है, उसने ठहाका लगाया, उसकी सांसों से सड़ांध और बासी शराब की गंध आ रही थी। शायद आज रात आगरा तुम्हारा साथ दे, अगर तुम भाग्यशाली हो, महिला ने कराहते हुए कहा, उसकी आंखों में एक ऐसा आतंक भरा हुआ था जो बहुत कुछ कह रहा था। अराजकता के ऊपर निर्माण स्थल की ओर देखने वाले एक टॉवर में किन जीव खड़ी थी, उसकी निगाह नीचे के दृश्य पर टिकी हुई थी। गुलामों को देखकर उसका दिल दुखता था, उनके शरीर टूट चुके थे, उनकी आत्मा आगरा के अत्याचार के बोझ तले कुचली हुई थी। उसने उनमें से कई को पहचाना, मरहम लगाने वाले, जो कभी अपनी करुणा और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, उनके हाथों ने अनगिनत घावों को ठीक किया था और टूटे हुए शरीरों को जोड़ा था। अब वे गुलाम बन गए थे, उनके सफ़ेद वस्त्र गंदगी और खून से सने हुए थे, उनकी आंखें निराशा से खोखली थीं। यह वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ भावनाओं से भर गई थी। जब वह पहली बार देवताओं के राज्य में चढ़ी थी, तो वह आशा से भरी थी, सपनों से भरी थी। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, नश्वर क्षेत्र से उसका संबंध कुछ बदलाव लाएगा। वह बहुत भोली थी। आगरा ने अपने पागलपन में वह सब कुछ तोड़ मरोड़ दिया था जिस पर वह विश्वास करती थी, वह सब कुछ जिसके लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। उसने एवा के अभयारण्य, उसके उपचार के आश्रय को अराजकता और निराशा के स्मारक में बदल दिया था, और वह उसे रोकने में असमर्थ थी। जब वह दृश्य देख रही थी, अचानक एक कर्कश हंसी, हड्डी पर दम घुटने वाले लकड़बग्घे की तरह, टॉवर के माध्यम से गूंज उठी। किनजियो का शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में भय की एक सिहरन दौड़ गई। वह उस हंसी को जानती थी, ये सब बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने उसे दरवाजे पर खड़ा देखा। आगरा, वह देखने लायक था, अपनी पूरी अराजक महिमा में। उसका चेहरा सफ़ेद पाउडर की एक मोटी परत से रंगा हुआ था, उसकी आंखों पर काले रंग की धारियां थीं जो उन्हें और भी जंगली और भी अधिक अस्थिर बना रही थीं। उसने गहरे रेशम का लबादा पहना हुआ था, जिसके किनारे फटे और घिसे हुए थे, जैसे कि उसे किसी अदृश्य जानवर ने नोच लिया हो। उसके होठों पर लाल रंग का लेप लगा हुआ था जो शायद खून या पेंट हो सकता था, उसके लिए ये बताना मुश्किल था, और उसके जंगली, अस्त व्यस्त बाल हर दिशा में ऐसे फैले हुए थे जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। किनजियो, मेरी जान! उसने पुकारा, उसकी आवाज़ में मधुर आकर्षण और बमुश्किल पागलपन का एक अजीब मिश्रण था। तुम कहाँ हो, मेरी सुंदर प्रतिभाशाली रानी? वह उसकी ओर उछला, उसकी जंगली आंखों में एक उन्मादी चमक थी। उसने उसे उसकी स्कर्ट के हेम से पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया, उसकी हंसी उसकी नसों पर असर डाल रही थी। किनजियो, मेरी प्यारी! उसने चिल्लाया, उसकी आवाज़ में एक ऊंची आवाज़ थी। मुझे बताओ, आज कितने गुलाम मरे? किनजियो जानती थी कि प्रतिरोध से चीज़ें और भी खराब होंगी। उसने उसे अपने साथ हाथापाई करने दी, उसका शरीर अकड़ गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने अनगिनत दर्दनाक मुठभेड़ों के माध्यम से सीखा था कि आगरा के प्रकरणों से बचने का सबसे अच्छा तरीका बस उसकी सनक के साथ चलना था। साथ, मेरे स्वामी, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ सपाट थी, भावना से रहित। आगरा की हंसी अचानक बंद हो गई, उसकी आंखें नकली निराशा में चौड़ी हो गईं। सात तुच्छ आत्माएं, यह अराजकता का अपमान है। आगरा चिल्लाया, उसकी पकड़ किनजियो की स्कर्ट पर कस गई, उसका रंगा हुआ चेहरा एक विचित्र उपहास में विकृत हो गया। हमें और चाहिए, प्रेरणा, और अराजकता के बगीचे के लिए खाद। वह उसके करीब झुका, उसकी सांसें उसके चेहरे पर गर्म और बदबूदार थीं, उसकी आंखें उन्मत्त उल्लास से चमक रही थीं। चिंता मत करो, मेरा प्यार, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ एक धीमी, मोहक खर्राटों वाली थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। एक बार जब मैं तुम्हारे साथ खेलना समाप्त कर लूँगा, तो मैं उन आलसी कमीनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मैं उन्हें अराजकता का सही अर्थ समझाऊंगा। मैं उनका मांस चीर दूंगा, उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा और उनकी चीखों पर दावत दूंगा। ये दर्द की सिम्फनी होगी, पीड़ा की उत्कृष्ट कृति। और तुम, मेरी प्रिय, उसने कहा, उसकी बांह पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे। तुम्हारे पास घर में सबसे अच्छी सीट होगी। लेकिन जैसे ही वह कपड़े को फाड़ने वाला था, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। एक दुबला पतला युवक, दूसरे पंथियों की तरह ही काले कपड़े और सफ़ेद चेहरे का रंग पहने हुए, कमरे में लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी छाती धड़क रही थी, उसकी आंखें भय और तत्परता के मिश्रण से चौड़ी हो गई थीं।
उसका चेहरा गंदगी और पसीने से सना हुआ था और उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे कि वह 1 मील भाग गया हो। आगरा रुक गया, उसका हाथ हवा में जम गया, उसके उन्मत्त चेहरे पर मनोरंजन की एक झलक दिखाई दी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में दिखावटी विनम्रता थी। कितना सुखद आश्चर्य, हम किस बात के लिए सम्मान के पात्र हैं, मेरी प्रिय। तुम्हारा नाम फिर से क्या था? ओह, कोई बात नहीं, इसे उगल दो, बेटा। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे प्रिय किनजियो के साथ मेरे गुणवत्तापूर्ण समय को बाधित करने की हिम्मत करोगे? मिनियन अपने घुटनों को लगभग आपस में टकराते हुए हकलाते हुए बोला, माँ मेरे प्रभु। एक संदेश सेराफिन से, वह आपसे मिलने का अनुरोध करती है। नहीं, मांग करती है। एंडोहर, वह आपसे बात करना चाहता है। अग्रा की हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी, पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। एंडोहर, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। हमेशा साजिश रचता रहता है, वह सोचता है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, सभी को हेरफेर कर सकता है। कितना दयनीय छोटा नियंत्रण संकी है। वह मुस्कुराया, उसके तीखे नुकीले दांत चमक उठे। लेकिन उसने सोचा, अपनी ठोड़ी पर उंगली थपथपाते हुए, शायद समय के देवता के साथ थोड़ी बातचीत इतनी बुरी नहीं होगी, खास तौर पर अगर यह उस पाखंडी कमीने जोरियन को परेशान करता है। मिनियन राहत महसूस कर रहा था कि उसने अपने मालिक के क्रोध को भड़काए बिना अपना संदेश पहुंचा दिया था। उसने गहराई से सिर झुकाया। धन्यवाद मेरे प्रभु, मैं आपका संदेश तुरंत पहुंचा दूंगा। वह आगरा के कक्षों के दमनकारी माहौल से बचने के लिए उत्सुक होकर जाने के लिए मुड़ा। रुको, आगरा ने टेढ़ी उंगली से मिनियन को पास बुलाते हुए पुकारा। एक और बात, पास आओ, मेरे पास एक और संदेश है, सेराफिन के लिए। मिनियन, जिसका दिल डूब रहा था, हिचकिचाते हुए उसके पास पहुंचा। जब मिनियन करीब आया तो आगरा झुका, उसके होंठ मिनियन के कान से टकरा रहे थे। उस कुतिया से कहो। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने मिनियन के सिर के पीछे से उसे पकड़ लिया, उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसके होठों पर एक गीला लार भरा चुंबन लगाया और फिर अराजक ऊर्जा के विस्फोट के साथ उसने मिनियन के सिर को दीवार पर पटक दिया। टॉवर में हड्डी टूटने की आवाज गूंजी, उसके बाद एक गीली गुर्राहट भरी चीख निकली जो मिनियन की खोपड़ी के धंसने के कारण रुक गई। आगरा ने बेजान शरीर को दीवार पर बार बार पटकना जारी रखा। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, हर वार के साथ खून और हड्डी की फुहारें भी आ रही थीं। गोपनीयता, लानत है, उसने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में खुशी और उन्मादी क्रोध का मिश्रण था। मेरे मिनियन को कुछ शालीनता सीखने की जरूरत है। जैसे ही आगरा ने अपने सेवक के बेजान शरीर पर लात मारी, किनजियो ने अपने पेट में मरोड़ के साथ देखा। खून और हड्डियों के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, अराजकता और हिंसा का एक भयानक दृश्य बना रहे थे। उफ, आगरा ने अपने गाल से मस्तिष्क के पदार्थ के एक बिखरे हुए टुकड़े को अपने हाथ के पिछले हिस्से से पोंछते हुए हंसते हुए कहा। लगता है किसी को थोड़ी शिष्टाचार की जरूरत थी। फिर वह किनजियो की ओर मुड़ा, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक उन्मत्त ऊर्जा चमक उठी जिसने उसकी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। अब हम कहाँ थे? उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कहा। आह हाँ, एंडोहर, मुझे आश्चर्य है कि वह घमंडी कमीना क्या चाहता है। मुझे अपने छोटे से विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना, या शायद उसके दिमाग में कुछ रसदार है। उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया। अचानक सन्नाटे में आवाज तीखी और तेज थी। किसी भी तरह, डार्लिंग, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में एक हर्षित प्रत्याशा थी। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं, और मुझे लग रहा है, एक बहुत अच्छा एहसास, कि यह गंदगी फैलने वाली है। 1356 क्लिच जो हर बार काम करता है। मिनियन अपने पैरों से जितनी जल्दी हो सके कमरे से बाहर भाग गया। आगरा ने अतिरंजित ऊब की आह भरते हुए अपना ध्यान वापस किनजियो की ओर लगाया। वह बिस्तर पर उछल पड़ा, जो रेशम और फर में लिपटा एक राजा के आकार का राक्षस था जो आराम करने की जगह से ज्यादा युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, और गद्दे पर गिर गया, जिससे हवा में धूल का एक बादल छा गया। उसने पास के कटोरे से एक सेब उठाया। ये चोटिल और आधा सड़ा हुआ था, लेकिन आगरा ने ध्यान नहीं दिया और एक बड़ा सा टुकड़ा खाया, जिसका रस उसकी ठुड्डी से नीचे टपक रहा था और उसके पहले से ही गंदे हो चुके लिबादे पर दाग लगा रहा था। NOWELL-BE-IN.C-OM देवताओं की बात करते हुए उसने चबाने के बीच में बुदबुदाया। सुना है कि डार्क लॉर्ड व्यस्त है, अपने भाई को मार डाला, नश्वर क्षेत्र में रोशनी बुझा दी, लगता है असली पार्टी है। उसने जोर से ठहाका लगाया, कमरे में सेब के टुकड़े बिखेर दिए। कहना ही होगा, मैं इसका प्रशंसक हूँ। अंधकार और अराजकता, एक ही सिक्के के दो पहलू। हम एक दूसरे को समझते हैं, वह डार्क लॉर्ड और मैं। वह अच्छा खासा नूह कभी भाई नहीं रहे। उसने किनजियो को देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक थी। और तुम, मेरे प्यारे, उसने कहा, उसकी आवाज में नकली सहानुभूति थी। लगता है तुम्हारी छोटी सी भविष्यवाणी आखिरकार सच हो गई। समय के साथ इतना खिलवाड़, नश्वर क्षेत्र को बचाने की इतनी बड़ी योजनाएं।
और तुमने डार्क लॉर्ड की मदद करके इसे अंधकार में डुबो दिया। उसने फिर से जोर से ठहाका लगाया, अपने पेट को इस तरह पकड़ा जैसे उसने अभी अभी दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। लेकिन यही तो मुझे तुम में पसंद है किंग जियू। तुम एक चलता फिरता विरोधाभास हो, एक खूबसूरत आपदा, अराजकता के देवता के लिए एकदम सही साथी। वह उसके करीब झुका, उसकी सांसें उसके चेहरे पर गर्म और बदबूदार थीं। उस सारे दुख के बारे में सोचना, वह सारा अंधेरा, यह मेरी आत्मा के लिए एक निरंतर संभोग की तरह है। आगरा के शब्दों को सुनने के बाद किंग जियू ने जोर से निगल लिया, उसका पेट मचल रहा था। वह चीखना चाहती थी, गुस्सा करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वह कितना गलत था, कैसे अराजकता के उसके विकृत दृष्टिकोण ने केवल दर्द और पीड़ा ही दी थी। वह समय में पीछे जाना चाहती थी, अपने छोटे से स्व को कुछ समझ देना चाहती थी, उसे उस राक्षस के बारे में चेतावनी देना चाहती थी जिसके लिए वह गिर रही थी। लेकिन उसने अपनी जुबान पर काबू रखा। अनुभव ने उसे सिखाया था कि आगरा के साथ उसकी वर्तमान स्थिति में बहस करना एक पागल कुत्ते के साथ तर्क करने की कोशिश करने जैसा था। इससे चीजें और भी खराब हो जाएंगी। उसे सदियों पहले आगरा की याद आ गई, जब उसने पहली बार उसे अपने पैरों से उड़ा दिया था। वह जंगली था जरूर, लेकिन उसके पागलपन में एक आकर्षण था, रोमांच की एक चिंगारी जिसने उसकी आत्मा में आग जला दी थी। वह सुंदर था, एक कठोर अदम्य तरीके से, और उसकी हंसी, हालांकि थोड़ी ज्यादा तेज, थोड़ी ज्यादा बेकाबू, एक बार उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। लेकिन समय और शक्ति ने उसे विकृत कर दिया था। वह अपने स्वयं के अराजक स्वभाव से भस्म हो गया था, दूसरों के दुख का आदी हो गया था और अराजकता के रस में डूब गया था। और वह अपनी पिछली गलतियों में फंस गई थी। अगले दिन भोर में आगरा निर्धारित बैठक स्थल पर पहुंचा। यह एक उजाड़ पठार था, चट्टान और झाड़ियों का एक बंजर विस्तार जो दो युद्धक क्षेत्रों के बीच की सीमा पर फैला हुआ था। हवा में सल्फर और सड़न की बदबू थी, जमीन लंबे समय से मृत प्राणियों की हड्डियों से अटी पड़ी थी। क्षेत्र के दो सबसे अस्थिर देवताओं के बीच एक बैठक के लिए एक उचित रूप से अराजक पृष्ठभूमि। जैसा कि अनुमान था, आगरा शानदार तरीके से आया था। वह बिजली और छाया के विस्फोट में भौतिक रूप में प्रकट हुआ था। उसकी हंसी उजाड़ परिदृश्य में गूंज रही थी क्योंकि वह एक उन्मत्त मुस्कान के साथ दृश्य का सर्वेक्षण कर रहा था। अंडोहर, तुम बूढ़े कमीने, तुम कहाँ छिपे हो? उसने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज पठार पर गूंज रही थी। तुरंत कोई जवाब नहीं मिला, केवल हवा की आह और दूर से एक सड़े हुए पक्षी की कांव कांव। फिर एक हल्की चमक, विस्थापित हवा की एक लहर ने आगरा का ध्यान खींचा। वह मुड़ा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे हंसा दिया। एक अलंकृत चांदी के फ्रेम वाला दर्पण जिसकी सतह धुंधली धुंध से घूम रही थी, पतली हवा से भौतिक रूप में प्रकट हुआ था और इसकी गहराई में एक आकृति आकार ले रही थी। इंडोर हमेशा की तरह आत्मसंतुष्ट और संतुष्ट दिख रही थी और उसने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। आगरा, इंदोहर ने अभिवादन किया, उसकी आवाज रेशम की तरह चिकनी थी, लेकिन उसमें स्टील की धारा थी। आपने आखिरकार अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित किया है। मुझे विश्वास है कि आपने मेरा संदेश प्राप्त कर लिया है। उसने विनम्रता या छोटी मोटी बातचीत की परवाह नहीं की। वह आगरा के स्वभाव को जानता था, वह राजक ऊर्जा जो सतह के ठीक नीचे उबल रही थी, हमेशा फूटने की धमकी दे रही थी। सीधे मुद्दे पर आना बेहतर था, अराजकता के देवता के अहंकार को बस इतना सहलाना कि वह नियंत्रण में रहे। हालांकि आगरा एक चंचल मूड में था। वह शीशे की ओर बढ़ा, उसकी हरकतें अनुग्रह और उन्मत्त ऊर्जा का एक अजीब मिश्रण थीं, उसकी आंखें शरारती रोशनी से चमक रही थीं। एंदोहर, मेरे पुराने दोस्त, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में मजाकिया आकर्षण था। तुम्हारा सुंदर चेहरा देखना हमेशा खुशी देता है। उसने रुककर अपना सिर झुकाया जैसे कि किसी विशेष रूप से पेचीदा पहेली पर विचार कर रहा हो। तो तुम अराजकता के इस रमणीय छोटे से कोने में क्या लाए हो? मेरे अनोखे माहौल के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। अंडोहर ने अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद एक शांत मुखौटा बनाए रखा। अहंकार वह संभाल सकता था, दूसरी ओर पागलपन, जिसके लिए अधिक नाजुक स्पर्श की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि हमारे समान हित हैं, आगरा। एक साझा दुश्मन। एक दुश्मन, तुम कहते हो? आगरा की हंसी उजाड़ पठार पर गूंज उठी, एक कठोर असंगत ध्वनि। और ये दुश्मन कौन हो सकता है? डार्क लॉर्ड। एंडोहर की निगाहें सख्त हो गईं। वह बहुत शक्तिशाली हो गया है, बहुत लापरवाह। वह हम सभी के लिए खतरा है। आगरा की हंसी शांत हो गई, उसकी जगह एक विचारशील भौं ने ले ली। उसने अपने गाल पर एक पपड़ी को नोचा, धूल भरी जमीन पर थोड़ा सूखा खून फेंका। डार्क लॉर्ड, हो, उसने मुस्कराते हुए कहा, उसके तीखे नुकीले दांत चमक रहे थे। हाँ, वह एक असली पटाखा है। मुझे वह कुछ हद तक पसंद है। वह पसंद है। एंडोहर की भौं ऊपर उठी। जरूर। आगरा ने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वह चीजों को हिला देता है, अराजकता पैदा करता है। मैं उसका प्रशंसक हूँ।
एक प्रशंसक, एंडोहर ने दोहराया, उसकी आवाज में अविश्वास था। वह तुम्हारी शक्ति के लिए एक खतरा है, जैसे वह मेरी शक्ति के लिए है। वह विनाश की शक्ति है, एक कैंसर जिसे निकालने की जरूरत है। विनाश, अराजकता, मुझे तो यह मंगलवार की रात जैसा लगता है, आगरा ने हंसते हुए कहा। क्या तुम कभी बोर नहीं होते एंडोहर? हमेशा सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, सब कुछ साफ सुथरा रखते हो। इसमें मजा कहाँ है? वह रुका, उसकी नज़र एंडोहर से मिली, उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट। गणना नाच रही थी, लेकिन जरूर, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? मुझे बताओ आगरा, एंडोहर ने शुरू किया, उसकी आवाज़ भ्रामक रूप से मधुर थी। तुम अंधेरे के देवता के बारे में क्या जानते हो? आगरा ने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंसा। वह आदमी, वह मेरे लिए भाई जैसा है। जहां भी जाता है अराजकता फैलाता है। लगभग मेरे जितना ही अच्छा, लेकिन उसमें एक निश्चित रचनात्मकता की कमी है। भाई, तुम कहते हो? एंडोहर ने ठहाका लगाया, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। यह दिल को छू लेने वाली बात है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा प्यारा भाई जल्द ही तुम्हारे रास्ते पार कर सकता है? और जब वह आएगा, तो तुम्हें सहयोगियों की जरूरत होगी। शक्तिशाली सहयोगियों की। क्या होगा? हम एक दूसरे की मदद करें, एक आम दुश्मन के खिलाफ। आगरा की हंसी उसके गले में ही रुक गई, उसकी आंखों में एक गणनात्मक चमक आ गई। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ एंडोहर? उसने पूछा, उसकी आवाज़ अचानक तीखी हो गई। मैं तुम दोनों के बीच के इतिहास को जानता हूँ। 5000 साल अपने ही महल में फंसे रहे, है न? विडंबना है न? समय और स्थान के देवता फंसे हुए। खैर, समय और स्थान। उसने अपने होंठों को क्रूर मजाकिया मोड़ते हुए मुस्कुराया। हाँ, तुम दोनों बहुत करीब हो। एंडोहर का हाथ उसके लबादे की तहों के नीचे छिपा हुआ मुट्ठी में बंद था। वह अपने चारों ओर लौकिक ऊर्जा को चटकते हुए अपनी त्वचा के नीचे एक तूफान को उठते हुए महसूस कर सकता था। अगर वह अपनी पूरी शक्ति पर होता, तो वह आगरा को परमाणु दर परमाणु चीर देता और फिर उसे फिर से जोड़ने के लिए फिर से ऐसा करता। लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति पर नहीं था, और अभी उसे इस अस्थिर कमीने की मदद की जरूरत थी। उसे आगरा की अराजकता, उसकी अप्रत्याशितता की जरूरत थी, ताकि डार्क लॉर्ड का जीवन नरक बन जाए। क्योंकि एंडोहर माइकल से नफरत करता था, उससे इतनी जलती हुई नफरत करता था कि सत्ता के लिए उसकी अपनी प्यास भी खत्म हो जाती थी। और वह उस अहंकारी दुष्ट डार्क लॉर्ड को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, किसी के साथ भी गठबंधन करने को तैयार था। दूसरी ओर आगरा ने अपना सिर पीछे किया और एक और जोरदार ठहाका लगाया, जो एंडोहर की सावधानीपूर्वक नियंत्रित निगाहों में उभरी झुंझलाहट की झलक का आनंद ले रहा था। वह जानता था कि वह भालू को छेड़ रहा है, लेकिन लानत है, समय के देवता को छटपटाते देखना मजेदार था। आगरा को यह एहसास नहीं था कि एंडोहर की चालाकी कितनी गहरी है। समय और स्थान का देवता एक मास्टर मैनिपुलेटर था, उसका दिमाग योजनाओं और प्रति योजनाओं की भूल भुलैया था, दूसरों को पढ़ने और प्रभावित करने की उसकी क्षमता, यहाँ तक कि देवताओं को भी, एक धारदार धार पर धारदार थी। मैं अराजकता का देवता हूँ एंडोहर, मूर्खता का देवता नहीं, आगरा ने कहा, उसकी आवाज़ में मजाकिया लहजा था। मैं समझ गया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे डार्क लॉर्ड के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो। हमें अपने छोटे छोटे खिलौने बना लो। उसने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। लेकिन बात यह है, मुझे डार्क लॉर्ड से कोई शिकायत नहीं है। वह अपना काम कर रहा है, थोड़ा अंधेरा फैला रहा है, चीजों को हिला रहा है। अरे, मैं व्यवहारिक रूप से नए उपासकों में तैर रहा हूँ। आपके छोटे से गृहयुद्ध के लिए धन्यवाद। जीवन अच्छा है, मैं इसे क्यों खराब करना चाहूँगा? वह रुका, उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। इसके अलावा, मैंने सुना है कि उस आदमी ने वास्तव में एक भगवान को मार डाला है। रेनार, है ना? मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों नाराज करना चाहूंगा जो वास्तव में किसी अन्य भगवान को मार सकता है? मैं अराजक हो सकता हूं एंडोहर, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। हालांकि एंडोहर की मुस्कान कम नहीं हुई। वास्तव में ये चौड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक आ गई। आगरा के अपमान, उसके उपहास ने एंडोहर की सावधानी से तैयार की गई योजना की आग को और भड़का दिया था। उसने शुरू में आगरा का उपयोग करने की योजना बनाई थी, उसे उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में कुछ शक्ति के टुकड़े फेंकने की। लेकिन अब एंडोहर के दिमाग में कुछ और अधिक संतोषजनक था। उसने अपना सिर पीछे किया और एक धीमी, ठंडी आवाज में हंसा, जो उजाड़ पठार पर गूंज उठी। आगरा ने पलकें झपकाईं, उसकी अपनी उन्मत्त हंसी उसके गले में ही मर गई। क्या बकवास है, उसने बुदबुदाया, उसकी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। तुम गलत समझ रहे हो, मेरे प्यारे आगरा, एंडोहर ने फुसफुसाया, उसकी आवाज़ भ्रामक रूप से मधुर थी। मैं तुम्हें डार्क लॉर्ड के खिलाफ खड़ा करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार देने के लिए आया हूँ। एक उपहार? आगरा का संदेह उसकी आवाज़ में स्पष्ट था। इसके बारे में सोचो आगरा, एंडोहर ने कहा, उसकी आवाज़ में एक षड्यंत्रकारी लहजा था।
वह प्यारा सा अराजकता का मंदिर जो तुम बना रहे हो, जिन दासों का तुम उपयोग कर रहे हो, वे सभी एवा के थे, है न? उपचार की देवी, मुझे बताओ आगरा, क्या तुम एवा की पसंदीदा परी के बारे में जानते हो? फेथ, उसका नाम है। एक सुंदर, नश्वर महिला, अपनी देवी को समर्पित। और अनुमान लगाओ कि हाल ही में उसके साथ कौन आया था? उसे रैनार के गुर्गों से बचाया। वास्तव में 2 बार। अंडोहर ने रुककर जानकारी को अपने अंदर समाहित होने दिया। मुझे पता है, उसने ठहाका लगाया। यह एक क्लिच है। एक उदास, चिंतित नायक सुंदर, असहाय युवती को बचाता है। लेकिन वे क्लिच, वे काम करते हैं, है न? मुद्दे पर आओ, एंडोहर, आगरा ने गुर्राते हुए कहा। उसका धैर्य खत्म हो रहा था। मुद्दा यह है, मेरे प्यारे आगरा, कि फेयत अपनी देवी की तलाश में आने वाली है। अपने लोगों के लिए। वह तुम्हारे क्षेत्र वरदांत अभयारण्य में आएगी, कोशिश करने और खैर, तुमने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करने के लिए। और तुम्हें क्या लगता है तब क्या होगा? वह तुम्हारी मेहमान बन जाएगी, एक बंधक। और डार्क लॉर्ड, एक बार जब वह उस खून को सोख लेगा तो वह ऊपर उठ जाएगा, एक प्राइम गॉड बन जाएगा। और प्राइम गॉड, मेरे दोस्त, उनके पास अपने अनुयायियों की प्रार्थनाएं सुनने का एक तरीका होता है, खासतौर पर हताश लोगों के लिए। अंडोहर करीब झुका, उसकी मुस्कान शिकारी हो गई। कल्पना करो, आगरा, फेथ अपने उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना कर रही है, डार्क लॉर्ड के लिए प्रार्थना कर रही है, और वह आएगा, है न? अपनी युवती को बचाने के लिए, गलत को सही करने के लिए, तुम्हारे छोटे से स्वर्ग में अराजकता लाने के लिए। तुम कह रहे हो? आगरा की आंखें चौड़ी हो गईं। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। मैं कह रहा हूं, एंडोहर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में जहरीली मिठास थी कि डार्क लॉर्ड दस्तक देने वाला है। और जब वह आएगा, तो मान लीजिए कि तुम्हारी छोटी सी अराजक दुनिया बर्बाद हो जाएगी। 1357 अपग्रेड का समय। क्या होगा अगर मैं बस कुतिया से दूर हो जाऊं? आगरा ने सोचा, अपने पैरों की एड़ियों पर उछलते हुए, सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए। कोई गवाह नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, समस्या हल हो गई। एंडोहर ने बस हंसते हुए कहा, ओह, वह इसका पता लगा लेगा आगरा। उसे मार डालो, उसे पालतू जानवर की तरह रखो। न शायद उसे अपनी नई रखेल भी बना लो, जैसा तुमने वहां बेचारी किनजियो के साथ किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि डार्क लॉर्ड आ रहा है, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या न हो। उसने रुककर अपने शब्दों के वजन को अंदर जाने दिया। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो आगरा, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं जिसकी तुम्हें जरूरत है। आगरा ने भौहें सिकुड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। और वह क्या है? एंडोहर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने आगरा का अध्ययन किया, उसकी निगाहें चुभ रही थीं, उसका दिमाग अराजकता के देवता के हर विचार, हर असुरक्षा, हर दबी हुई इच्छा का विश्लेषण कर रहा था। एंडोहर जानता था कि लोगों को कैसे पढ़ना है, उनकी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाना है, उनकी इच्छाओं को अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ना है। और आगरा, खैर, आगरा एक खुली किताब था। सम्मान, एंडोहर ने आखिरकार कहा, उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी। आगरा की आंखें सिकुड़ गईं। सम्मान, ये सब अराजकता। एंडोहर ने आगरा के भड़कीले पहनावे, उसकी उन्मत्त ऊर्जा, उसके चारों ओर मुश्किल से नियंत्रित पागलपन की आभा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह अराजकता के देवता की स्वघोषित उपाधि, ये सब नाटकीयता, ये सब सम्मान पाने का एक हताश प्रयास है न? लोगों को आपसे डरने के लिए। क्योंकि गहराई से, आगरा, आप जानते हैं कि वे आपका सम्मान नहीं करते हैं, वे आपसे डरते हैं। और ये 2 बहुत अलग चीजें हैं। आगरा के हाथ मुट्ठियों में भींच गए, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। वह इसे नकारना चाहता था, इस पर बरसना चाहता था, इस घमंडी, चालाक कमीने पर अराजक ऊर्जा की धार छोड़ना चाहता था। लेकिन एंडोहर के शब्द, उन्होंने एक नस पर वार किया। क्योंकि पागलपन और बहादुरी की परतों के नीचे दबे हुए आगरा को पता था कि वह सही था। मेरी मदद करो आगरा, एंडोहर ने कहा। उसकी आवाज नर्म हो गई, एक षड्यंत्रकारी लहजे में। डार्क लॉर्ड को नीचे लाने में मेरी मदद करो, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा, पूरा क्षेत्र तुम्हारा सम्मान करता है, वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता है। इस बीच 4 दिनों के दर्दनाक परिवर्तन के बाद माइकल हिल गया। फिर आखिरकार उसकी पलकें फड़क उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने उम्मीद की थी, खैर, उसे यकीन नहीं था कि उसने क्या उम्मीद की थी। शायद कोई भव्य तमाशा। बिजली चमकती है, काले बादल छंटते हैं, स्वर्गदूतों का एक समूह उसकी प्रशंसा करता है। उस तरह की नाटकीय बकवास जो आमतौर पर उन घटिया काल्पनिक उपन्यासों में एक प्रमुख शक्ति अब के साथ होती है जिन्हें वह कभी कभी पृथ्वी पर वापस पड़ता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दुनिया वैसी ही दिख रही थी। आकाश अभी भी असंभव रूप से जीवंत नीला था, सूरज अभी भी उसके चेहरे पर गर्म था, हवा अभी भी जंगली फूलों की खुशबू से मीठी थी। वह उठकर बैठ गया, खिंचाव महसूस किया और अपनी रीढ़ के साथ संतोषजनक पॉप और क्रैक की एक श्रृंखला महसूस की।
उसने महसूस किया, अच्छा, मजबूत, अधिक, जुड़ा हुआ। लेकिन असली बदलाव, वह जो वास्तव में मायने रखता था, दिखाई नहीं दे रहा था। यह एक एहसास था, उसके भीतर एक सनसनी, 1000, 1,00,000, 1 अरब फुसफुसाहट की तरह, सभी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रहे थे। उसके उपासकों की प्रार्थनाएं। उसे याद आया कि पहली बार उसने देवताओं के दायरे में प्रवेश किया था। आवाज़ों का कोलाहल, अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और विनतियों की बाढ़। इसने उसे लगभग पागल कर दिया था। उसे इसे बंद करना पड़ा, शोर को रोकने के लिए एक मानसिक दीवार बनानी पड़ी, इसकी विशाल मात्रा एक साथ प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हजारों टूटे हुए रेडियो सिग्नलों की तरह असहनीय थी। लेकिन यह अलग था। आवाज़ें अभी भी थीं, फुसफुसाहट, मंत्रोच्चार और हताश करने वाली विनतियों का एक समूह, लेकिन अब वे स्पष्ट थे, अलग अलग। वह अलग अलग आवाज़ों को पहचान सकता था, उनकी उम्मीदों, उनके डर, उनके दर्द को समझ सकता था। यह एक सिम्फनी सुनने जैसा था, प्रत्येक आवाज़ एक अलग वाद्य थी, जो एक धुन में मिलकर उसकी आत्मा में गहराई से गूंजती थी। मेरे भगवान, हमें छाया से बचाओ। अंधकार में, हमें इन अनिश्चित समय में शक्ति प्रदान करो। ओह, अंधकार के देवता, हमारा बदला लो। हमारे दुश्मनों को मार डालो। कृपया, मेरे भगवान, मेरी बेटी को ठीक कर दो। वह मेरे पास बची हुई एकमात्र चीज़ है। उसने कठिनाई, नुकसान, निराशा की कहानियां सुनी। उसने उनका विश्वास, उनकी हताशा, उनकी शक्ति में उनका अटूट विश्वास महसूस किया। और इसने उसे जिम्मेदारी की भावना से भर दिया। जैसे ही उसने आवाज़ों की सिम्फनी सुनी, उसके दिमाग में एक जानी पहचानी झनकार गूंज उठी। बधाई हो, मेज़बान, आपने प्राइम गॉड लेवल हासिल कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पूजा ऊर्जा साधना क्षमता पूरी तरह से अनलॉक हो गई है। निष्क्रिय साधना शुरू हो गई है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। निष्क्रिय साधना दर आपके अनुयायियों की प्रार्थनाओं की ताकत और संख्या से निर्धारित होती है। प्रार्थनाओं का जवाब देना, अपनी किंवदंती फैलाना और अपने दिव्य क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होने वाले शक्ति के कार्य करना पूजा ऊर्जा संचय की दर को बढ़ाएगा। माइकल मुस्कुराया, एक धीमी, शिकारी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ में एक नया आत्मविश्वास था। लगता है कि चीज़ें अभी अभी दिलचस्प हो गई हैं। जब वह फुसफुसाहटों, दलीलों, उनकी भक्ति की कच्ची ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक सूचना गूंज उठी। डिंग, मेज़बान को 40 उपासना ऊर्जा प्राप्त हुई है। 40। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। बस इतना ही। उपासना ऊर्जा का वर्तमान प्रवाह न्यूनतम है। देवताओं के क्षेत्र से आपकी लंबी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप आपके अनुयायियों की आस्था में गिरावट आई है। कई लोग मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए अन्य देवताओं की ओर मुड़ गए हैं। सिस्टम अनुशंसा करता है कि मेज़बान अपने उपासकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, ऐसी शक्ति के कार्य करें जो आपके ईश्वरीय क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित हों। जितना अधिक आप अपनी किंवदंती का प्रचार करेंगे, उतना ही आपके अनुयायियों का विश्वास बढ़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपासना ऊर्जा संचय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। तो मुझे इसके लिए काम करना होगा, है न? माइकल ने सोचा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। कोई समस्या नहीं, मैं कभी भी थोड़ी सी मेहनत से नहीं डरता। उसे फेद बचाव अभियान याद आ गया। कैसे उसने रैनार के सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने, उसके पहरेदारों को पीछे छोड़ने, मंदिर की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए उपासना ऊर्जा का उपयोग किया था। यह एक रोमांच था, कच्ची शक्ति का ऐसा स्वाद जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस समय उसने सिस्टम से ये भी पूछा था कि वह उपासना ऊर्जा के साथ और क्या कर सकता है, ये किस तरह की शानदार चीज़ों को अनलॉक करता है। सिस्टम का जवाब रहस्यमय था, लेकिन यादगार था। आप सूर्य को ग्रहण कर सकते हैं, होस्ट। हाँ, वह समझ गया कि देवता इस सामान के प्रति इतने जुनूनी क्यों थे। क्यों वे युद्ध शुरू करते थे, नश्वर लोगों को हेरफेर करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को धोखा देते थे, ताकि वे अधिक उपासकों, अधिक शक्ति पर अपना हाथ रख सकें। दूसरे शब्दों में, उपासना ऊर्जा देवताओं के क्षेत्र में अंतिम मुद्रा थी। तो मूल रूप से, माइकल ने बड़बड़ाया, मुझे वहां जाना होगा और कुछ पीआर काम करना होगा। उन कमीनों को दिखा दो कि मैं अभी भी ब्रह्मांड का सबसे बुरा भगवान हूं। लेकिन इससे पहले कि वह आगे क्या करे, एक जानी पहचानी आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। डॉन, माइकल ने अभिवादन किया, स्वीकृति में सिर हिलाया। तुम वापस आ गए। मैं महसूस कर सकता हूं। तुम में एक बदलाव, घोस्ट, डॉन ने कहा, उसकी निगाहें तीव्र थीं। सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण। माइकल मुस्कुराया, हाँ, ठीक है, चलो बस इतना ही कहूं कि वे 4 दिन वास्तव में छुट्टी नहीं थे। डॉन ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे लगता है, ये समय है अपग्रेड का। माइकल की भौहें सिकुड़ गईं। एक अपग्रेड, वह ढाल जो मैंने तुम्हें दी थी, घोस्ट। इसने आपकी अच्छी सेवा की है, लेकिन अब कुछ और करने का समय है। माइकल ने अपनी बाईं कलाई पर नजर डाली, उस वापस लेने योग्य ढाल पर जिसने उसकी जान को इतनी बार बचाया था कि वह गिन भी नहीं सकता था।
यह एक साधारण दिखने वाला उपकरण था, काले धातु का एक बैंड जो दिव्य कवच के टुकड़े की तुलना में कलाई घड़ी की तरह अधिक दिखता था। लेकिन इसका साधारण रूप इसकी असली ताकत को दर्शाता था। ढाल सक्रिय होने पर उन प्रहारों का सामना कर सकती थी जो पहाड़ों को चकनाचूर कर देते, उन हमलों को रोक सकती थी जो कमजोर प्राणियों को वाष्पीकृत कर देते। लेकिन हाल ही में यह अपनी उम्र दिखा रही थी। चिकनी काली सतह खरोंच और डैंड से खराब हो गई थी, जो लड़ी गई और मुश्किल से जीती गई लड़ाइयों की गवाही थी। अब वह जिन दुश्मनों का सामना कर रहा था, वे पूरी तरह से दूसरे स्तर पर थे। हाँ, माइकल ने आह भरते हुए धातु में एक विशेष रूप से गंदे गड्ढे पर अंगूठा फेरा। इसने अच्छे दिन भी देखे हैं। इसे देखने का इरादा था। उसने डॉन की ओर देखा, और इसे ठीक करने के लिए उस व्यक्ति से बेहतर कौन हो सकता है जिसने इसे सबसे पहले बनाया था, है न? एक हल्की क्लिक के साथ उसने अपनी कलाई से ढाल को अलग किया और डॉन को फेंक दिया। प्राचीन देवता ने इसे सहजता से पकड़ लिया, उसकी नज़र डिवाइस पर टिकी रही। अच्छा डिज़ाइन, डॉन ने ढाल को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा। उसने किनारे पर एक बटन दबाया और काली गोल ढाल बाहर की ओर फैल गई, जिससे उसका पूरा आकार दिखाई देने लगा। लेकिन अब कुछ और मजबूत करने का समय आ गया है। और इसके साथ ही डॉन गायब हो गया। रुको, क्या? माइकल ने शुरू किया, लेकिन प्राचीन देवता पहले ही जा चुके थे। माइकल को पहाड़ी की चोटी पर खड़ा छोड़ दिया, अपने खाली हाथ को घूरते हुए। मजबूत, उसने खुद से कहा। उसके पेट में निराशा और प्रत्याशा का मिश्रण घूम रहा था। आखिर इसका क्या मतलब है? वह आगे पीछे घूम रहा था, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। क्या डॉन अपनी ढाल में किस तरह के अपग्रेड कर सकता था? क्या ये बड़ी होगी, ज्यादा शक्तिशाली होगी? संभावनाएं अनंत थीं, और माइकल अपनी स्थिर अवस्था में फंसा हुआ ये देखने के लिए उत्सुक था कि डॉन ने क्या बनाया है। समय खींचता हुआ लग रहा था, हर सेकंड अनंत काल की तरह था जब वह प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एवरलाइट के लोगों को अपने दैनिक जीवन में व्यस्त देखा, जो उनके ऊपर पहाड़ी की चोटी पर हो रही ब्रह्मांडीय हरकतों से बेखबर थे। उसने बच्चों को सड़कों पर खेलते हुए, व्यापारियों को अपना माल बेचते हुए, प्रेमियों को पार्क में हाथों में हाथ डाले टहलते हुए देखा। यह एक शांतिपूर्ण, रमणीय दृश्य था जो उसकी अपनी दुनिया की अराजकता और हिंसा के बिल्कुल विपरीत था। और फिर आखिरकार डॉन फिर से प्रकट हुआ। समय आ गया है, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज में उसकी अधीरता स्पष्ट थी। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? डॉन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस ढाल को आगे बढ़ाया। इसकी काली धातु की सतह अब एक फीकी, अलौकिक चमक के साथ चमक रही थी। मुझे दिखाओ, माइकल ने कहा, अपनी जिज्ञासा को और अधिक रोक नहीं पाया। डॉन ने बिना कुछ कहे डिवाइस के साइड में एक बटन दबा दिया। 1358 स्काईहॉल वॉराक का अंत। डिवाइस से निकली ढाल वह साधारण गोल्ड डिस्क नहीं थी जिसका माइकल इस्तेमाल करता था। ये कुछ और ही था। यह अभी भी गोल थी, अभी भी आधी रात की तरह काली थी, लेकिन किनारों पर नुकीले ब्लेड लगे हुए थे जो किसी विशाल आरी के दांतों की तरह नुकीले और खतरनाक थे। काली धातु की सतह पर अब छोटे छोटे रूनों का एक जाल बना हुआ था जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था, लेकिन सूरज की रोशनी में एक हल्की लाल रोशनी के साथ चमक रहा था। NOWELL-BEACON.C ओम। हे भगवान, माइकल ने सांस ली, उसकी आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं। ये चीज़ ऐसी दिख रही थी जैसे ये स्टील को काट सकती है, मांस और हड्डी को तो छोड़ ही दीजिए। अपनी कलाई के एक सहज झटके से डॉन ने ढाल को डिवाइस में वापस खींच लिया और माइकल की ओर बढ़ा दिया। इसे पहनकर देखो, घोस्ट। माइकल का उत्साह बढ़ता जा रहा था। उसने डिवाइस ली और उसे अपनी कलाई पर बांध लिया। उसने बटन दबाया और ब्लेड वाली ढाल बाहर की ओर निकल गई। उन धारदार किनारों की आवाज लगभग एक चेनसो की तरह घूम रही थी, जिससे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अरे, उसने बुदबुदाया, अपने हाथ को मोड़ते हुए उन्नत ढाल के वजन और एहसास का परीक्षण किया। ये शक्तिशाली लगा, खतरनाक। यह उन्नत है, उसने सरलता से कहा। यह ऐसा ही था। अपनी कलाई के एक झटके से उसने ढाल को उड़ा दिया। ये हवा में तेजी से घूमता हुआ काले धातु और लाल रंग की रोशनी का एक धुंधलापन लिए हुए उड़ गया। ये दूर के एक पेड़ से टकराया, मोटे तने को चीरता हुआ मानो वह मक्खन से बना हो। पेड़, जो साफ साफ दो हिस्सों में कटा हुआ था, एक भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। और फिर, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित, ढाल माइकल की ओर वापस मुड़ी, एक संतोषजनक क्लिक के साथ उसकी कलाई पर अपने आवास में वापस आ गई। अब मैं यही बात कर रहा हूँ, माइकल ने हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान शिकारी बन गई। इस बुरे लड़के को कुछ असली लक्ष्यों पर परखने का समय आ गया है। जब वह ढाल की जांच कर रहा था, अपनी उंगलियां उसके दांतेदार किनारों पर चला रहा था, तो डॉन बोला, ढाल, इसमें मेरा खून भरा हुआ है, घोस्ट रून, वे इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे। इसे कैसे बढ़ाएं? माइकल ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह एक प्राचीन जानवर और उसके शक्ति स्रोत के बीच के संबंध को तोड़ देगा, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रणनीतिक रूप से
अन्य शक्तिशाली हमलों के साथ संयुक्त। माइकल की भौहें सिकुड़ गईं। तो ये एक विशेष हथियार की तरह है, उन बड़े आकार के छिपकलियों को मारने के लिए। डॉन ने सिर हिलाया। इसे एक उपकरण के रूप में सोचें। यह आपके लिए लड़ाई नहीं जीतेगा, भूत, लेकिन यह आपको बढ़त देगा। एक फायदा। वह रुका, उसकी नज़र माइकल से मिली। हथियार, आइटम, वे महत्वपूर्ण हैं, भूत, लेकिन वे भारी शक्ति के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कारक नहीं हैं। आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। उसके माथे पर एक सोची समझी सी शिकन थी। ये कुछ ऐसा था जिस पर वह हमेशा से विश्वास करता था, यहाँ तक कि अपने हत्यारे दिनों में भी। वह अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी, अपनी योजना बनाने और अनुकूलन करने की क्षमता पर उतना ही भरोसा करता था जितना वह अपने शारीरिक कौशल या अपने हथियारों के शस्त्रागार पर करता था। और सिस्टम, खैर, सिस्टम सिर्फ एक उपकरण था। एक शक्तिशाली उपकरण, जरूर, लेकिन फिर भी एक उपकरण। यह उसका दिमाग था जो किसी भी लड़ाई का नतीजा तय करता था। लेकिन जब माइकल डॉन की सलाह पर विचार कर रहा था, एक ऋषि की तरह आंतरिक रूप से सिर हिला रहा था, तो प्राचीन भगवान ने उसे चौंका दिया। डॉन की नज़र, जो आमतौर पर दूर और अपाठ्य होती थी, माइकल पर इतनी तीव्रता से केंद्रित हो गई कि वह सहज रूप से हिल गया। एक और बात, घोस्ट। हाँ, डॉन ने एक गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति, खैर, डॉन के साथ ये बताना मुश्किल था, लेकिन माइकल कर सकता था। कसम से उसने कुछ झिलमिलाहट देखी। सहानुभूति, समझ, उन काली आंखों में। मैं जटिल पारिवारिक गतिशीलता से अनजान नहीं हूं। माइकल ने भौहें सिकोड़ी। आखिर यह कहाँ जा रहा था? तुम अपना परिवार नहीं चुन सकते, घोस्ट, और तुम उन्हें त्याग नहीं सकते। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी माँ है जो तुम्हारे लिए मर जाएगी। मेरा विश्वास करो, माँ का प्यार किसी भी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। माइकल ने उसे घूर कर देखा। उसका जबड़ा ढीला था। कैसे? डॉन को कैसे पता चला? ऐसा लग रहा था जैसे उसने माइकल की आत्मा में झांका हो, उसके और डायना के बीच के गंदे, दर्दनाक इतिहास को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। वह पूछना चाहता था, स्पष्टीकरण मांगना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह डॉन के शब्दों के निहितार्थ को समझ पाता, प्राचीन देवता ने कार्य किया। उसके हाथ की एक सहज लहर के साथ माइकल के पीछे घूमते हुए रंगों और ऊर्जा का एक भंवर प्रकट हुआ। तुम्हारा समय यहाँ समाप्त हो गया है, भूत। जाओ, अपने पारिवारिक मामलों से निपटो और तैयार रहो, ओमेगा, वे आ रहे हैं। और फिर, बिना एक और शब्द कहे, माइकल को अलविदा कहने का मौका दिए बिना, डॉन ने उसे भंवर में धकेल दिया। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई सौम्य परिवर्तन नहीं था, बस विस्थापन की अचानक, कर्कश भावना, एक वास्तविकता से फटे हुए और दूसरे में सिर के बल फेंके जाने की, जो अनंत काल जैसा लग रहा था, लेकिन शायद केवल कुछ सेकंड था। माइकल को भंवर से बाहर निकाल दिया गया, बेतरतीब ढंग से अपने ब्रह्मांड में वापस फेंक दिया गया। वह अपने पैरों पर उतरा, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। उसकी इंद्रियां अचानक परिवर्तन से लड़खड़ा रही थीं। वह स्काई हॉल पॉकेट आयाम में वापस आ गया था। परिचित, दमनकारी वातावरण उसके चारों ओर कफन की तरह बंद हो रहा था। और पहली चीज जिसने उसे मारा वह गंध थी। खून, जला हुआ मांस, ओजोन, नरसंहार की एक लानत सिम्फनी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी गंध को महसूस नहीं किया था। ये बस, डॉन के ब्रह्मांड में समय बिताने के बाद, इसकी ताज़ी हवा और फूलों की खुशबू के साथ। खैर, उसकी अपनी वास्तविकता अचानक बहुत अधिक तीखी लगने लगी। अरे, इस जगह से बदबू आ रही है, उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। वह जानता था, बेशक, कि डॉन का ब्रह्मांड सिर्फ धूप और गुलाब नहीं था। वहाँ शायद बहुत सारी गंदी, बदबूदार जगहें भी थीं, लेकिन अभी वह केवल मौत की बदबू के बारे में सोच सकता था जो हवा में भारी थी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई, दृश्य को देखा। लड़ाई अभी भी उग्र थी, लेकिन ज्वार स्पष्ट रूप से बदल गया था। उसकी राक्षसी सेना, पंजे और नुकीले दांतों की एक अथक लहर, स्काईहॉल की सेना के अवशेषों को चीर रही थी। डार्क आर्मी के सैनिक, उनके काले कवच कृत्रिम आकाश की मंद रोशनी में चमक रहे थे, व्यवस्थित रूप से पकड़े गए युद्धपोतों को नष्ट कर रहे थे। उनकी हरकतें कुशल थीं, उनके हाव भाव गंभीर थे। अराजकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक लाल रंग की धुंधली सी लेनोरा ऑपरेशन की देखरेख कर रही थी। उसकी हंसी नरसंहार के बीच गूंज रही थी, क्योंकि वह अपने सैनिकों को चंचल क्रूरता और निर्दयी दक्षता के मिश्रण के साथ निर्देशित कर रही थी। ठीक है, माइकल ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। लगता है कि मैंने सारा मजा मिस कर दिया। 1 घंटे पहले, माइकल के भंवर में गायब होने से कुछ ही क्षण पहले, देवदान ने अपनी चाल चली। उसने अदृश्यता के जादू के नीचे छिपकर देखा था, क्योंकि डार्क लॉर्ड ने पूर्वजों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया था। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। एक प्राचीन देवता का खून, ये कल्पना से परे एक पुरस्कार था, उसकी सबसे जंगली सपनों से परे शक्ति। और अब यह उसकी मुट्ठी में था। उसने माइकल को शीशी को छूते देखा था, प्रकाश की चमक देखी थी, वास्तविकता का विरूपण जो उसके गायब होने के साथ हुआ था।
और जैसे ही डार्क लॉर्ड चला गया, देवदान आगे बढ़ गया। उसका हाथ बढ़ा हुआ था, उसकी उंगलियां पुरस्कार के चारों ओर बंद होने के लिए खुजली कर रही थीं। लेकिन जिस क्षण उसने शीशी को छुआ, दुनिया रंगों और ऊर्जा के एक चकाचौंध बहुरूपदर्शक में विलीन हो गई। उसने एंडोहर की सुरक्षा को सक्रिय कर दिया था, वही जिसने घमंडी मूर्ख को मार डाला था, वह पूर्वज जिसने उन सभी शताब्दियों पहले अपने लिए रक्त का दावा करने की कोशिश की थी। शिट, देवदान ने शाप दिया। उसकी आवाज़ उस गर्जन वाले भंवर में समा गई जिसने उसे घेर लिया था। वह समय और स्थान के बीच से भाग रहा था, एक भागती हुई ट्रेन में एक असहाय यात्री। उसने दृश्यों की झलक देखी, जिए और खोए हुए जीवन के टुकड़े, पलक झपकते ही पूरी सभ्यताएं उभरती और गिरती हुई। उसने महसूस किया कि सहस्राब्दियों का भार उस पर टूट रहा है, समय और स्थान की विशालता उसकी धारणा को विकृत कर रही है, उसकी समझदारी को विकृत कर रही है। इसे रोको, देवदान चिल्लाया, उसकी आवाज़ आतंक से भरी हुई थी। मुझे बाहर निकालो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस चाहता था। उसके शब्द अराजक बवंडर में खो गए, समय और स्थान की अथक धारा ने उन्हें निगल लिया। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बदलने लगा है, उसकी त्वचा खींच गई और फट गई, उसकी हड्डियां अस्थायी विकृति के तनाव के कारण चरमरा उठीं और करा उठीं। वह छोटा होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था, उसकी सावधानी से बनाई गई दाढ़ी गायब होती जा रही थी, उसकी कठोर मांसपेशियां नर्म होती जा रही थीं, उसका एक बार का शक्तिशाली रूप सिकुड़ता जा रहा था जब तक कि वह एक बच्चा था, एक असहाय, रोता हुआ शिशु, अस्थायी भंवर की अंधाधुंध अराजकता में खोया हुआ। लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। भंवर लगातार घूमता रहा, समय पीछे की ओर बहता रहा, फिर आगे की ओर, फिर बगल की ओर, फिर। खैर, इसका वर्णन करना असंभव था, अस्थायी बदलावों की एक अराजक बैले जिसने सभी तर्क और कारणों को चुनौती दी। वह तेजी से बूढ़ा हो गया, उसका शिशु रूप एक बच्चे में बदल गया, फिर एक बच्चे में, फिर एक किशोर में, फिर एक युवा में, साल एक चक्करदार धुंध में चमकते हुए। उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसका दिमाग चीख रहा था, और इस सब के बीच वह ठंडा, रेंगता हुआ पागलपन फैलता रहा, उसके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता रहा, उसकी समझदारी को खा जाता रहा। भाड़ में जाओ, इसे बंद करो। वर्तमान में, पॉकेट आयाम के बर्बाद परिदृश्य में वापस, माइकल ने बासी, खून से सनी हवा में गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आश्चर्य है कि उस देवदान कमीने का क्या हुआ, उसने युद्ध के मैदान के चारों ओर नजर घुमाते हुए सोचा। वह जानता था, उस क्षण से जब योगिनी ने अदृश्यता मंत्र का जाप किया था और एक डुप्लीकेट बनाया था, कि देवदान उसका पीछा करने की योजना बना रहा था। अरे, माइकल ने उसे व्यवहारिक रूप से आमंत्रित किया था। एक बैकअप योजना होनी चाहिए, है न? उसने खुद से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने पीछे चल रहे चालाक छोटे कमीने को नोटिस नहीं करने का नाटक किया था। एंडोहर, वह चालाक कमीना, हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। माइकल ने सोचा था कि अगर उस तिजोरी में उसके लिए कोई बुरा आश्चर्य इंतजार कर रहा था, तो बेहतर होगा कि कोई और उसे पहले ट्रिगर करे। उसने लौकिक ऊर्जा की लहर, भंवर की हल्की खींचतान महसूस की थी, जब देवदान खून के लिए पहुंचा था। और उसे पक्का यकीन था कि एल्फ के लिए बहुत बुरा समय आने वाला है। हालांकि, उस आदमी को श्रेय देना होगा, माइकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने लगभग ऐसा ही किया। चतुर कमीना, बहुत बुरा हुआ कि उसने गलत आदमी को चुना। वह केवल कल्पना कर सकता था कि एंडोहर ने बेचारे एल्फ पर किस तरह का सांसारिक नरक ढा दिया था। यह शायद अच्छा नहीं था। ठीक है, माइकल ने कंधे उचकाते हुए कहा, अपना ध्यान वापस अपने आसपास हो रहे नरसंहार पर केंद्रित करते हुए, अंधकार के देवता से चोरी करने की कोशिश करने पर यही मिलता है। अध्याय 1359 अपार लूट आए। माइकल ने हंसते हुए देवदान के उस सांसारिक नरक की कल्पना की, जिसका वह अनुभव कर रहा था। एंडोहर, वह पवित्र मूर्ख, समय के साथ खेलना पसंद करता था। उसे खींचना, उसे मोड़ना, लोगों को बार बार उनके सबसे बुरे सपने जीने पर मजबूर करना। हाँ, ये बहुत बुरा है, माइकल ने अपने होठों पर क्रूर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि योगिनी पीड़ित होगी, उसे उम्मीद थी कि यह माइकल द्वारा उस पर किए गए किसी भी अत्याचार से 1000 गुना ज्यादा बुरा होगा। वह थोरफिन के हर्षित कबूलनामे को नहीं भूला था, उन कमीनों द्वारा उसकी मां पर किए गए 30 दिनों के अत्याचार को नहीं भूला था। उसने युद्ध के मैदान में चारों ओर नजर घुमाई, उसकी नजर किसी दूसरे परिचित चेहरे की तलाश में थी। वैसे, अरेल कहाँ है? उसने पूछा, उसकी आवाज कठोर हो गई। वह पकड़े गए सैनिकों में से नहीं थी, नहीं वह जमीन पर बिखरी लाशों में से थी। वह गायब हो गई थी, जब वह कहीं और था, तब वह भाग गई थी। चतुर कुतिया, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके क्रोध के साथ प्रशंसा की झलक भी थी। लेकिन वह लंबे समय तक नहीं छिपेगी। वह लेनोरा की ओर मुड़ा, जो पास आ रही थी, उसके खून से सने होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। लेनोरा, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। एक बार जब हम इन स्काईहॉल मूर्खों को नंगा कर देंगे, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया प्रोजेक्ट है। ओह, लेनोरा ने कहा, उसकी लाल आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। बताओ।
अरेल को खोजो, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है कि वह कहाँ छिपी है, मैं चाहता हूं कि उसे ढूंढ लिया जाए। स्काई हॉल चला गया है। मैं अब नश्वर क्षेत्र में सबसे बड़ा कुत्ता हूं, और जब मैं उस कुतिया को पकड़ लूंगा तो वह चाहेगी कि उसने मेरी मां पर कभी उंगली न उठाई हो। उसे फिर से शिक्षित समझो मेरे प्रभु, लेनोरा ने हंसते हुए त्यागे गए स्काई हॉल कवच के ढेर की ओर इशारा किया। लेकिन जैसे ही उसने कहा, पास में एक हंगामा शुरू हो गया। स्काई हॉल सैनिकों का एक समूह, जिनके चेहरे हताशा से विकृत थे, ने हमला किया। उनके छिपे हुए खंजर मंद रोशनी में चमक रहे थे। वे अंधेरे सेना के कुछ सैनिकों को बिना किसी चेतावनी के पकड़ने में कामयाब रहे और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें चाकू मार दिया। फिर एक चिल्लाहट और नीली रोशनी की चमक के साथ उन्होंने एक गति बढ़ाने वाला मंत्र सक्रिय किया। उनके रूप धुंधले होते गए क्योंकि वे पॉकेट आयाम के किनारे की ओर भागे। लानोरा ने शाप दिया, उसका हाथ उसकी कमर पर रखे खंजरों की ओर बढ़ रहा था। वे कमीने, वह उनके पीछे भागी, क्रोध का एक लाल धब्बा। रुको, माइकल ने कहा, उसकी आवाज में मनोरंजन का एक संकेत था। चलो देखते हैं कि यह बुरा लड़का क्या कर सकता है। उसने अपनी बाईं कलाई को ऊपर उठाया, उन्नत ढाल मंद प्रकाश में चमक रही थी। परीक्षण ड्राइव का समय है। उसकी कलाई के एक झटके से ढाल अलग हो गई। इसके दांतेदार ब्लेड एक घूमने वाली ध्वनि के साथ घूम रहे थे, जो एक भूखे जानवर की दहाड़ की प्रतिध्वनि थी। हवा में काली ऊर्जा के साथ चटकने लगा जब उसने अपनी शक्ति को ढाल पर निशाना साधते हुए भागते सैनिकों पर निशाना साधा। सायोनारा बेवकूफों, उसने अपनी कलाई के एक झटके से ढाल को लॉन्च करते हुए बुदबुदाया। ये हवा में उड़ गया। काली धातु और लाल रोशनी का एक धुंधलापन। इसके ब्लेड की घूमने की आवाज तेज होती जा रही थी और अधिक खतरनाक जैसे जैसे ये बंद होता गया। दूरी स्काई हॉल के सैनिक अपनी पीठ मोड़े हुए चिल्लाने का भी समय नहीं निकाल पाए। ढाल ने उन्हें चीर दिया, उनके शरीर को साफ साफ दो भागों में विभाजित कर दिया। प्रभाव के बल से युद्ध के मैदान में खून और आंतें फैल गईं। कटे हुए अंग अभी भी हिल रहे थे, हवा में लुढ़क गए, जमीन पर बीमार करने वाले धमाकों के साथ गिरे। हवा खून की बदबू और उन लोगों की चीखों से भर गई जो एक तेज मौत से बच गए थे। हे भगवान, डार्क आर्मी के सैनिकों में से एक ने फुसफुसाया। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। लेनोरा, जो अपनी जगह पर रुक गई थी, नरसंहार को घूर रही थी, उसका जबड़ा ढीला था। अरे बॉस, उसने सांस ली, ये कुशल है। ढाल, उसका खूनी काम पूरा हो गया। माइकल की ओर वापस मुड़ी, एक नर्म क्लिक के साथ उसकी कलाई पर अपने आवास में वापस आ गई। अरे बॉस, लेनोरा ने सीटी बजाई। उसकी लाल आंखें ढाल पर टिकी हुई थीं क्योंकि यह माइकल की कलाई पर वापस अपनी जगह पर आ गई थी। तुम्हारे उस छोटे से खिलौने को एक गंभीर रूप दिया गया है। ऐसा लगता है कि कोई कूल बच्चों के साथ घूम रहा है। वह मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। मुझे यह नया अपग्रेड पसंद आ रहा है, पुराने वाले से कहीं ज्यादा प्रेरक। माइकल ने हंसते हुए अपने हाथ को मोड़ते हुए अपनी कलाई पर ढाल के वजन का आनंद लेते हुए कहा, हाँ, अब इसमें थोड़ा और काटने की क्षमता आ गई है। उसने युद्ध के मैदान में चारों ओर नजर घुमाई। जब्त किए गए हथियारों और कवच के ढेर, स्काई हॉल के बेड़े के टूटे हुए अवशेष, बचे हुए सैनिकों के डरे हुए चेहरे। तो उसने लेनोरा की ओर मुड़ते हुए कहा, लूट कैसी चल रही है? स्काई हॉल के उन कमीनों ने अपने महलों में बहुत सारा धन जमा कर रखा होगा। ओह, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, लेनोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कों का दिन बहुत अच्छा चल रहा है। उन घमंडी लोगों को नंगा करना, वह सब कुछ ले जाना जो कील से नहीं जुड़ा है। हमने उस महल से लूट का माल पहले ही सूचीबद्ध कर लिया है। उसने पास में एक छोटी लेकिन फिर भी प्रभावशाली तैरती हुई संरचना की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्यों नहीं आते एक नज़र डालने? मुझे लगता है कि जो हमने पाया है उससे तुम प्रसन्न होगे। रास्ता दिखाओ, माइकल ने लेनोरा का पीछा करते हुए छोटे महल की ओर जाते हुए कहा। स्काई हॉल के उन अभिमानियों के अनुसार जिनसे हमने पूछताछ की थी, इसे एजियोर सिटाडेल कहा जाता है, लेनोरा ने अपनी आंखों में एक दुष्ट चमक के साथ समझाया। उसने विशाल अलंकृत दरवाजे खोले और वे अंदर चले गए। एजियोर सिटाडेल, हालांकि ओब्सिडियन पैलेस जितना भव्य नहीं था, फिर भी देखने लायक था। दीवारों पर वीरतापूर्ण युद्धों और दिव्य परिदृश्यों के दृश्यों को दर्शाने वाली टेपेस्ट्री लगी हुई थी। फर्श पॉलिश किए हुए संगमरमर के थे, जिन पर सोने और चांदी के जटिल पैटर्न जड़े हुए थे। और हवा, बाहर के युद्ध के मैदान के विपरीत, आश्चर्यजनक रूप से ताज़ा थी, विदेशी फूलों और धूप बत्ती से सुगंधित थी। एक दर्जन या उससे अधिक काले सेना के सैनिक, उनके काले कवच मेहराबदार खिड़कियों से छनकर आने वाली कोमल रोशनी में चमक रहे थे, लूट के ढेरों को छांटने में व्यस्त थे। खुली हुई संदूकों में रत्न चमक रहे थे, प्रदर्शन रैक पर हथियार चमक रहे थे, और स्क्रॉल, जिनके चर्मपत्र उम्र के साथ पीले पड़ गए थे, एक विशाल ओक टेबल पर बिखरे हुए थे। अरे, माइकल ने सीटी बजाई, उसकी आंखें प्रशंसा में चौड़ी हो गईं। लगता है कि स्काई हॉल के वे कमीने मेरे विचार से भी ज्यादा अमीर थे।
वे इस जगह पर एक राजा की फिरौती जमा कर रहे थे। लेनोरा ने मुस्कराते हुए सोने के सिक्कों के ढेर की ओर इशारा किया जो लगभग छत तक पहुंच गए थे। रत्न, जादुई हथियार, दुर्लभ जड़ी बूटियां, आप जो भी नाम लें, उन्हें मिल गया। और वे स्क्रॉल? माइकल ने पूछा, उसकी नज़र मेज पर टिकी हुई थी। ज्यादातर उबाऊ ऐतिहासिक अभिलेखों का एक समूह लगता है, लेकिन उसने एक पलक झपकाते हुए कहा, वहाँ कुछ दिलचस्प मंत्र छिपे हो सकते हैं, हमारे जादूगरों को व्यस्त रखने के लिए कुछ। अच्छा, माइकल मुस्कुराया, लगता है कि हम कुछ समय के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही माइकल लूट के ढेर में सिर के बल कूदने वाला था, दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई। लगता है कि मैंने सारा मजा मिस कर दिया, एलिडर ने एजोर सिटाडेल में कदम रखते हुए कहा। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, भौहें चढ़ाकर दृश्य को देखा। तुम लोग लूट के बारे में मजाक नहीं कर रहे थे, है न? एलिडर, माइकल ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त की ओर मुड़ते हुए अभिवादन किया। तुम्हें एक टुकड़े में देखकर अच्छा लगा। बचाव अभियान कैसा रहा? सभी सुरक्षित हैं। जैस्मीन की आत्मा सुरक्षित है, एलिडर ने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। वापस डार्क कैसल में, रोवेना के साथ। उसका नाम लेते ही उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई, उसकी हमेशा की तरह चमकदार विशेषताओं पर एक छाया गुजर गई। ट्रिस्टा और सेबर निगरानी कर रहे हैं, वे सुनिश्चित करेंगे कि उसे कुछ ना हो। अच्छा, माइकल ने राहत भरी आवाज़ में कहा। वह अपनी बहन को आखिरी बार देखने को नहीं भूला था, उसकी आंखों में जो दर्द और विश्वासघात था। वह उस झंझट से बाद में निपटेगा, अभी उसके हाथ में और भी जरूरी मामले थे, लूट के पहाड़ों की तरह। बाकी लोग? माइकल ने बाहर अभी भी फैली अराजकता की ओर इशारा करते हुए पूछा। नश्वर क्षेत्र में सफाई अभियान कैसा चल रहा है? स्काई हॉल के अवशेष बिखरे हुए, अव्यवस्थित हैं, एलिडर ने बताया। हमारे लोग उन्हें घेर रहे हैं, किसी भी प्रतिरोध से निपट रहे हैं। उसकी नज़र महल की कोमल रोशनी में चमकते खजाने के ढेर पर चली गई। लगता है हमें एक बड़ी तिजोरी की जरूरत होगी, उसने हंसते हुए कहा। माइकल और लेनोरा के साथ मिलकर स्क्रॉल और कलाकृतियों से लदी मेज के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही एलिडर लूट के करीब पहुंचा, उसके चेहरे पर एक छाया पड़ गई। वह जितना करीब गया, उतनी ही खुली हुई यादें, स्काई हॉल के अत्याचारों के भयानक दृश्य सतह पर उभर आए। उसने कुछ कलाकृतियों, जटिल शिल्प कौशल, विशिष्ट शैलियों को पहचाना। वे एल्वेन कुलों, बौने राज्यों, मानव शहरों से थे, ऐसी जगहें जिन्हें उसने सेलेस्टियल तोप द्वारा नष्ट होते, जमीन पर धराशायी होते देखा था। उसकी सेलेस्टियल तोप, वह हथियार जिसे उसने बनाया था, जिसे स्काई हॉल ने मोड़कर इतना दर्द और पीड़ा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। बकवास, उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसका हाथ सहज रूप से उसके चेहरे पर जलने के निशानों की ओर बढ़ रहा था, जो स्काई हॉल के विश्वासघात की निरंतर याद दिलाता था। एलिडर, माइकल ने अपने दोस्त के व्यवहार में बदलाव को देखते हुए पूछा। क्या तुम ठीक हो? एलिडर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, बस बहुत कुछ समझना है, तुम्हें पता है। उसने लूट की ओर इशारा किया, उसकी आवाज़ में एक उदासी थी जो माइकल ने शायद ही कभी उससे सुनी हो। ये सब छीन लिया गया, चुराया गया, लोगों से, उन जगहों से जो अब नहीं रहीं, मेरी वजह से। मैंने जो कुछ बनाने में मदद की, उसकी वजह से। उसने माइकल की ओर देखा, उसकी निगाहें खोज रही थीं, उसकी आवाज़ धीमी, बुथा फुसफुसाहट थी। क्या वे घाव जो मैंने दिए, क्या वे कभी ठीक हो पाएंगे? माइकल ने एलिडर के कंधे पर हाथ रखा, उसकी नज़र समझ रही थी। वे ठीक हो जाएंगे एलिडर। घाव, मेरा मतलब है समय सभी घावों को ठीक कर देता है, लेकिन निशान, हाँ, वे रह सकते हैं। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हें पता है। उसने एलिडर के कंधे को आश्वस्त करते हुए दबाया। वे निशान, वे याद दिलाते हैं हमारी गलतियों के, और हम सभी गलतियां करते हैं एलिडर। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनसे सीखें, कि हम सुनिश्चित करें कि हम उन्हें न दोहराएं, कि हम किसी और को वही गलतियां करने से रोकें। एलिडर के कंधे थोड़े झुक गए, मानो उनसे कोई भार उतर गया हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण लौट आई। हाँ, उसने बड़बड़ाते हुए लूट की ओर देखा, उसकी नज़र एक खूबसूरती से तैयार किए गए एल्वेन धनुष पर टिकी हुई थी जिसे उसने गिरे हुए कबीलों में से एक से पहचाना था। तुम सही हो, वे अनुस्मारक हैं, बेहतर करने का मौका, कुछ बनाने का, कुछ नया। उसने माइकल की ओर देखा, एक सच्ची मुस्कान आखिरकार उस छाया को तोड़ती हुई आई जिसने उसे परेशान कर रखा था। एक नई शुरुआत। 1360 अपार लूट। 2 भाई की शादी के कारण एक सप्ताह की छुट्टी ली। जब वे तीनों वहां खड़े थे, चिंतन में खोए हुए, एक काला सेना का सिपाही आया। वह बाकी लोगों से ज्यादा उम्र का था, उसके बाल चांदी के भूरे रंग के थे, बड़े करीने से कंघी किए हुए थे और एक तन में बंधे हुए थे। वह शांत दक्षता के साथ खुद को प्रस्तुत कर रहा था, जो बाहर युद्ध के मैदान में अभी भी चमक रही अराजक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत था। वह माइकल के सामने रुका, एक तीखा सलामी दी।
मेरे प्रभु, उसने कहा, उसकी आवाज़ स्पष्ट और सम्मानजनक थी। हमने इस एज्योर सिटाडल से लूट को सूचीबद्ध करना समाप्त कर दिया है, जैसा कि स्काईहॉल के लोग इसे कहते हैं। उसने एक चर्मपत्र खोला जिसमें वस्तुओं, संख्याओं और मूल्यांकनों की एक सावधानीपूर्वक विस्तृत सूची दिखाई दी। हमने बरामद किया है लगभग 32 मिलियन सोने के सिक्के, उसने बताया। उसकी आवाज़ में उत्साह का कोई संकेत नहीं था, जैसे कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट सुना रहा हो। इसके अलावा हमारे पास माणिक, नीलम और पन्ना सहित कीमती रत्नों की 12 पेटियां हैं। हमने काफ़ी संख्या में जादुई हथियार, कवच और खैर सर, ये काफ़ी है। स्काईहॉल के लोगों को चमकदार चीज़ों का शौक है। उसने अपना गला साफ किया, फिर से चर्मपत्र से परामर्श किया। हमने कई हजार स्क्रॉल और पुस्तकों वाली एक लाइब्रेरी भी खोजी है, जिनमें से कुछ काफ़ी प्राचीन प्रतीत होती हैं। 32 मिलियन, है ना? माइकल ने सीटी बजाई, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। एक दिन के काम के लिए यह बुरा नहीं है। लेनोरा हमेशा व्यवहारिक हंसी। और यह सिर्फ एक महल है, बॉस। कल्पना करें कि हमें बाकी में क्या मिलेगा। उसने एक हाथ रत्न जटित खंजर पर फेरा, उसकी उंगलियां उसकी तीखी धार पर टिकी हुई थीं। लगता है कि अभी रिटायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। जब वे युद्ध की लूट की प्रशंसा कर रहे थे, एक और काला सेना का सिपाही कमरे में तेजी से आया। वह पहले वाले से छोटा था, उसके कवच पर अभी भी युद्ध के ताज़ा दाग थे, उसका चेहरा उसके हेलमेट के नीचे पीला पड़ गया था। उसके पास एक मोटा, चमड़े से बंधा हुआ चर्मपत्र था, जिसके किनारे घिसे हुए थे और इसकी सतह फीकी स्याही से भरी हुई थी। मेरे प्रभु, उसने कहा, उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी, आपको ये देखने की ज़रूरत है। उसने चर्मपत्र को माइकल की ओर बढ़ाया, उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर का भाव था, एक कच्चा आदिम आतंक जो माइकल ने अपने सैनिकों में शायद ही कभी देखा हो। माइकल ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चर्मपत्र लिया, उसकी नज़र फीकी लिपि पर सरसरी तौर पर घूम रही थी। यह क्या है, बॉस? लेनोरा ने माइकल के कंधे पर झांकते हुए पूछा। कोड रेड, माइकल ने बुदबुदाया, उसकी भौहें प्राचीन पाठ पढ़ते समय सिकुड़ गईं। लगता है कि स्काईहॉल के उन कमीनों के पास कोई आकस्मिक योजना थी। अगर खैर ये हो जाए। बकवास, उसने सांस ली, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके कंधे के ऊपर से पड़ते हुए लेनोरा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। चर्मपत्र पर लिखे शब्द, जो कि सबसे पुराने पूर्वजों से भी पुरानी भाषा में लिखे गए थे, बहुत ही डरावने थे। स्काईहॉल के पतन की स्थिति में कोड रेड प्रोटोकॉल शुरू किया जाना है। कोड रेड, एलिडिर ने भौहें सिकुड़ी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उनके पास अपनी हार के लिए कोई योजना थी। किस तरह की योजना? स्काईहॉल के उन कमीनों के पास हमेशा हर चीज़ के लिए कोई न कोई आकस्मिक योजना होती है, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वे नियंत्रण के प्रति जुनूनी थे, हर संभावित परिणाम की योजना बनाने के प्रति। हालांकि माइकल ने बस हंसी उड़ाई। उन्हें आने दो, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक शिकारी मनोरंजन था। यह मनोरंजक होगा। इसके अलावा उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, सेना को सतर्क रहने की जरूरत है। हाल ही में यहाँ माहौल कुछ ज़्यादा ही सहज हो गया है। थोड़ी सी प्रेरणा से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने चर्मपत्र को मेज पर फेंक दिया, उसकी नज़र लेनोरा की ओर मुड़ गई। तुमने लाइब्रेरी का जिक्र किया, उसने पूछा, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक थी। रास्ता दिखाओ। ठीक इसी तरफ, बॉस, लेनोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। खजाने के कमरे से बाहर निकलकर एज्योर सिटाडल में गहराई तक पहुंच गया। वे घुमावदार गलियारों की भूल भुलैया से गुजरे, फीके टेपेस्ट्री से लटके भव्य हॉल से गुजरे और पॉलिश किए हुए संगमरमर की एक सर्पिल सीढ़ी पर चढ़े। हवा ठंडी होती गई, धूप की खुशबू की जगह पुराने चर्मपत्र और प्राचीन जादू की बासी गंध ने ले ली। आखिरकार वे गहरे रंग की लकड़ी से बने और रहस्यमय प्रतीकों से उकेरे गए भव्य दोहरे दरवाजों के एक सेट पर पहुंचे। हम यहाँ हैं, लेनोरा ने नाटकीय ढंग से दरवाजे खोलते हुए घोषणा की। लाइब्रेरी एक विशाल गोलाकार कक्ष था, जिसकी ऊंची छत छाया में खोई हुई थी। फर्श से छत तक दीवारों पर अलमारियां लगी हुई थीं, हजारों स्क्रॉल, किताबें और टैबलेट से भरा हुआ, उनकी सतहें फीकी स्याही और रहस्यमय प्रतीकों से ढकी हुई थीं। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। सन्नाटा केवल चर्मपत्र की नर्म सरसराहट से टूटता था, क्योंकि कुछ आवारा ड्राफ्ट हवा में हलचल मचा रहे थे। कमरे के केंद्र में दो गोलेम, जिनके शरीर ऑब्सीडियन से गढ़े गए थे और उनकी आंखें एक भयानक हरे रंग की रोशनी से जल रही थीं, पहरा दे रहे थे। वे प्रभावशाली आकृतियां थीं, उनके अंग मोटे और शक्तिशाली थे, उनके चेहरे पर शाश्वत सतर्कता के भाव अंकित थे। उन लोगों के बारे में चिंता मत करो, माइकल ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। वे यहाँ केवल दिखावे के लिए हैं। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां बर्फीली ऊर्जा से चटक रही थीं। फ्रॉस्टबाइट की एक लहर ने गोलेम को धो दिया, उन्हें ठंड की एक परत में ढक दिया। वे बीच में ही जम गए। उनके ऑब्सीडियन शरीर अब बर्फ की एक परत से चमक रहे थे, जो मन प्रकाश में अशुभ रूप से चमक रही थी।
माइकल जमे हुए गोलेम में से एक के पास गया, उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान फैल गई। शांत होने का समय है दोस्त। उसने अपनी मुट्ठी वापस खींची, उसकी उंगलियां अंधेरे ऊर्जा से चटक रही थीं और उसे गोलेम की छाती में पटक दिया। प्रभाव खामोश पुस्तकालय में गूंज उठा, एक तेज दरार जिसने ऑब्सीडियन और बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ा दिए। गोलेम, जिसका जमे हुए रूप झटके के बल से बिखर गया, मलबे के ढेर में गिर गया। उसने दूसरे गोलेम के साथ प्रक्रिया को दोहराया, उसका विनाश भी उतना ही तेज, उतना ही क्रूर था। अब माइकल ने अपने हाथों से धूल झाड़ते हुए कहा, उसकी निगाहें लाइब्रेरी पर घूम रही थीं। चलो देखते हैं कि ये स्काई हॉल के कमीने कौन से रहस्य छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। माइकल, लेनोरा और एलिडर लाइब्रेरी में घुसे, उनके जूते पत्थर के फर्श पर गूंज रहे थे। अंधेरे सेना के सैनिक, उनकी निगाहें भूखी थीं, प्रवेश द्वार के पास रुके हुए थे, उनकी उंगलियां हिल रही थीं मानो वे प्राचीन स्क्रॉल को छूने के लिए तरस रहे हों। मेरे प्रभु, सैनिकों में से एक ने संकोच से पूछा, क्या ये हमारे लिए अनुमति होगी कि हम इस लाइब्रेरी की सामग्री को पढ़ें? माइकल ने ठहाका लगाया, उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल गई। पागल हो जाओ लड़कों, उसने अपने हाथ की एक लहर के साथ कहा। यह अब हमारी लाइब्रेरी है। तुम जो कुछ भी सीख सकते हो सीखो। वह उन स्काई हॉल कमीनों की तरह संग्रह करता नहीं था। वह ज्ञान को ऐसी चीज के रूप में नहीं देखता था जिसे बंद करके रखा जाए, ईर्ष्या से संरक्षित किया जाए, केवल अपने लाभ के लिए उपयोग किया जाए। उसने कठिन तरीके से सीखा था कि सत्ता उन लोगों की वफादारी के बिना अर्थहीन है जो इसे इस्तेमाल करते हैं। और ज्ञान ही शक्ति है। वह चाहता था कि उसकी सेना सबसे अच्छी हो, सबसे मजबूत, सबसे अधिक जानकार। जितना अधिक वे सीखेंगे, जितना अधिक वे बढ़ेंगे, वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। क्योंकि माइकल को गहराई से पता था कि स्काई हॉल के साथ युद्ध, ये सिर्फ एक वार्म अप था। कुछ बहुत बड़ी, कहीं अधिक खतरनाक चीज की प्रस्तावना। देवताओं के साथ युद्ध अपरिहार्य था और उसे अपनी सेना तैयार करनी थी। लेकिन पहले माइकल ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाते हुए घोषणा की, हम जश्न मनाते हैं। हमने इसे अर्जित किया है, लानत है। स्काई हॉल चला गया है, हम लूट में तैर रहे हैं और अंधेरे के देवता के लिए कुछ गिलास उठाने का समय आ गया है। उसने लेनोरा और एलिडर को देखा, जो दोनों आश्चर्य और मनोरंजन के मिश्रण के साथ उसे देख रहे थे। एक जश्न, बॉस। अब क्या हमारे पास, आप जानते हैं, चिंता करने के लिए और भी बड़ी चीजें नहीं हैं? लेनोरा ने संदेह भरी भौहें उठाते हुए पूछा। हमेशा चिंता करने के लिए कुछ न कुछ होता है, माइकल ने जवाब दिया। अंडोहर, दूसरे देवता, युद्ध, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम सभी नरक से गुजरे हैं। हम थोड़े मजे, थोड़े मुक्ति के हकदार हैं, इससे पहले कि हम अगले तूफान में सिर के बल गिरें। वह रुका, उसकी नजरें नर्म पड़ गईं जब उसने एलिडर को देखा, जो अभी भी अपने अतीत का बोझ, अपनी गलतियों के निशान अपने चेहरे पर उकेरे हुए था। इसके अलावा थोड़ा जश्न हम सभी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, उसने अपनी आवाज में समझ का संकेत देते हुए कहा। ठीक है बॉस, लेनोरा ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठाते हुए हंसी। आप अंधेरे के देवता हैं, आप ही फैसले लेते हैं। चलो इन महलों को लूटते हैं, फिर हम पार्टी करते हैं। माइकल मुस्कुराया, उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी जीत की योजना बना पाते, एलिडर, जो अलमारियों को देख रहा था, ने एक धीमी सीटी बजाई। मेरे प्रभु, इसे देखो, उसने कहा, अपने हाथों में एक मोटी, चमड़े से बंधी किताब लेकर उनके पास आया। किताब का कवर गहरा, लगभग काला था और अजीब प्रतीकों से उकेरा गया था जो उसकी उंगलियों के नीचे तड़पते और हिलते हुए लग रहे थे। ये पिछली अलमारियों में से एक में छिपा हुआ मिला। ऐसा लगता है, किसी तरह की नेक्रोमेंसी मैनुअल, बहुत सारे रसीले अनुष्ठान और मंत्र। वह पन्ने पलटते हुए मुस्कुराया। इनमें से कुछ, ये बहुत उपयोगी हो सकते हैं। बढ़िया खोज एलिडर, माइकल ने उससे किताब लेते हुए कहा। चमड़े का कवर उसकी उंगलियों के नीचे सूखा और भंगुर लग रहा था, पन्ने कठोर और उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। उसने किताब को सावधानी से संभाला, सहज रूप से जानता था कि थोड़ा ज्यादा जोर लगाने पर भी यह धूल में मिल सकती है। लेकिन इसकी उम्र, इसकी कमजोरी भी उसे आकर्षित करती थी। स्काई हॉल की लाइब्रेरी की गहराई में छिपी यह किताब, रहस्य, ज्ञान समेटे हुए थी जो सदियों से, शायद सहस्राब्दियों से खो गई थी। उसने ध्यान से पन्नों को पलटा, उसकी नज़र फीकी पड़ चुकी स्याही, जटिल आरेखों, रहस्यमय प्रतीकों को स्कैन कर रही थी जो चर्मपत्र पर मुड़ते और मुड़ते हुए लग रहे थे। कुछ मंत्र बुनियादी थे, सामान्य नेक्रोमेंसी सामान, कंकालों को उठाना, भूतों को बुलाना, लाशों को जीवित करना। उपयोगी जरूर, लेकिन कुछ भी क्रांतिकारी नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, मंत्र बढ़ते गए, अधिक जटिल, अधिक शक्तिशाली, अधिक निषिद्ध। आत्माओं को बांधने, जीवन और मृत्यु के ताने बाने में हेरफेर करने, परलोक की कच्ची शक्ति का दोहन करने के लिए अनुष्ठान थे। एक मंत्र, विशेष रूप से, ने उसका ध्यान आकर्षित किया।
चेतना का स्थानांतरण। इसमें एक अनुष्ठान का वर्णन किया गया था जो जादूगर को अपनी चेतना को अस्थायी रूप से कई निकायों में स्थानांतरित करने की अनुमति देता था, उन्हें नियंत्रित करता था जैसे कि वे उनके अपने थे। यह एक स्थायी स्थानांतरण नहीं था जैसे कि उसका प्रोजेक्ट फीनिक्स, जो कि उसके मुख्य शरीर के नष्ट होने की स्थिति में एक अंतिम उपाय, आत्मा शटलिंग सुरक्षा जाल था। ये कुछ और था, अपनी जागरूकता को बढ़ाने का एक तरीका, दुनिया को कई आंखों के माध्यम से अनुभव करने का, एक साथ कई निकायों को नियंत्रित करने का। ये माइकल ने अपनी उंगली से मंत्र आरेख की रूपरेखा को ट्रेस करते हुए कहा। ये दिलचस्प हो सकता है। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यह मंत्र, नेक्रोमेंटिक ज्ञान का ये छोटा सा छिपा हुआ रत्न, एक गेम चेंजर हो सकता है। उसकी आस्तीन का एक इक्का, अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने, उन्हें मात देने, एक साथ कई कोनों से हमला करने का एक तरीका। संभावनाएं दिलचस्प थीं। माइकल ने चेतना के हस्तांतरण मंत्र के बारे में जितना अधिक पढ़ा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हुआ। वह पहले से ही संभावनाओं की कल्पना कर सकता था। कल्पना कीजिए कि एक भारी सुरक्षा वाले किले में घुसपैठ करना, उन सभी फैंसी वार्डों और जादुई सुरक्षा को दरकिनार करना, बस खुद गार्डों के दिमाग में घुसकर। वह सीधे सामने के गेट से चल सकता था, खुफिया जानकारी जुटा सकता था, शायद कुछ प्रमुख सुरक्षा को भी तोड़ सकता था, और यह सब बिना किसी को पता चले। बेशक उसके पास स्पाइडर थे, और उसके ड्रोन, छोटी यांत्रिक आंखें और कान जिन्हें वह आगे की खोज करने, जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज सकता था। लेकिन वह डूबती हुई निश्चितता के साथ जानता था कि देवताओं के क्षेत्र में ये पर्याप्त नहीं होंगे। वे देवता बूढ़े, शक्तिशाली और नरक के समान पागल थे। उनके पास उस तरह की तकनीक, जादुई जवाबी उपायों के खिलाफ सुरक्षा होगी जो उसके गैजेट को करीब आने से पहले ही भून देगी। लेकिन ये जादू, ये जासूसी का एक बिल्कुल नया स्तर था। फैंसी गैजेट की जरूरत नहीं, पकड़े जाने का कोई जोखिम नहीं, बस थोड़ी सी नेक्रोमेंटिक जानकारी और दुश्मन के दिमाग के करीब जाकर उसके साथ निजी तौर पर पेश आने की इच्छा। अरे, माइकल ने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई। यह कमाल है।